मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता शोर मचाए तो उसकी गूंज दूर दूर तक हो। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जो ठान लिया तो ठान लिया। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते रहते हैं, किस प्रकार से आपका गाइडेंस उनके लिए बहुत काम करेगा। तो आज हमारे बीच में VS एजुकेशन, जो कि एक जाना नाम है, कंटेंट, क्वालिटी और किफ़ायती दाम में जो शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके VS एजुकेशन से विक्रम सर उपस्थित है। सबसे पहले मैं विक्रम सर का सम्मान करूँगा, उसके बाद आपका लगातार बुला रहे थे कि सर आप हमारे पैनल में आ जाओ। मैंने कहा भैया मैं ना आ पाऊँगा, आता ही नहीं हूँ, मैं बहुत बचता हूँ। केवल कुलदीप जी के मैं आता हूँ क्योंकि मुझे इन पे एक वो दिखती है कि ये कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्या है ना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी है ना, क्योंकि अपने मंच बड़े हैं, करीब 8 लाख लोग तो फेसबुक में ही है, तो वो एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी। वर्मा जी, टेस्ट मार्क्स सीक्वेंस में भी चलते हैं आप, बिना डिस्ट्रैक्शन के एक एग्ज़ाम। आइए, तो सबका सेशन चलता ही जाएगा। यहाँ से जा पाऊँ, आ सकते हैं बाहर, कहाँ पर रखा, बाहर ही फंस गया। पंडित जी है तो आइए उपाध्याय जी। अरे आपके लिए डबल माला हो गई, अरे थोड़ी सीधे कर ले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक सीरीज काफ़ी टाइम से चला रहे थे, जिसमें विभिन्न टॉपर्स, विभिन्न बैकग्राउंड के लगातार आते जा रहे थे हमारे मंच पर, और उनको लाने का एक उद्देश्य यह भी था कि एक जर्नी सभी की सेम नहीं होती। जैसे लक्ष्य आपका मान लीजिए फॉरेस्ट सर्विस है या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो सभी को उस लक्ष्य को पाने के सभी के रास्ते अलग अलग होते हैं। और रास्ते अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सभी की ज़िंदगी की परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं। बहुत सारे इसमें आप फैक्टर देखोगे कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के बहुत विभिन्न फैक्टर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इस सेशन लेने का हमारा मूल लक्ष्य रहता है कि स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो अगर हम लोग ये सेशन करते हैं तो उसका ये होता है, जैसे आज हमारा सबसे डाइवर्सिफाई सेशन होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में एक तो 9 टॉपर्स हैं फॉरेस्ट सर्विस के, तो सबकी जर्नी अलग अलग संघर्षों से भरी हुई है। मतलब किसी ने कैसा किया, या हो सकता है कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग जब तैयारी करने आते हैं तो एक अलग माइंडसेट होता है, फिर समय गुजरता है तो माइंडसेट बदलता है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं, या आपके बहुत सारी मार्ग में बाधाएं आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग आज जो सेशन कर रहे हैं उसमें आपकी ज़िंदगी का भी कोई जो आपका पाथ या जो भी रास्ता है उस लक्ष्य तक पहुँचने का, तो उसमें भी कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हो, तो हो सकता है कि वो दूर हो पाएँ। हम लोगों का मेन लक्ष्य यही है कि आपकी जो डाउट्स हैं, बाधाएं हैं और डिस्ट्रैक्शन हैं, उनको कम करने का प्रयास किया जा सके। तो पहले मैं छोटा सा इंट्रो सबका करा देता हूँ, फिर हम लोगों ने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा हुआ है ताकि टू द पॉइंट हमारा सेशन हो और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए काम का रहे। क्योंकि क्या है कि अगर हमने रैंडम सेशन किया तो बहुत सारे भटकाव आ जाते हैं उस सेशन में। तो सबसे पहले मैं कुलदीप जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हम लोग एक टाइम पे करीब 5 साल से तो ऊपर हो गया है, जो हम लोग किफ़ायती शिक्षा मिशन विथ क्वालिटी एक चला रहे थे। उसका एक रीज़न यही था कि स्टूडेंट्स का अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो भाई बुरा करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रणाली बनाई थी, सहयोगी मॉडल। तो उसमें जो अलग अलग क्षेत्र के अच्छे लोग थे उनके साथ सहयोग के साथ में हम लोग जुड़ के प्रोग्राम करते थे। और कुलदीप जी ने इंदौर में एक अच्छा सेशन चलाया, मतलब जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए हमने क्लासेस की थी,
और उसके बाद हमने इंटरव्यू सेशन भी किए, चूँकि वो खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और उनके और भी जो मित्र हैं वो उससे जुड़े थे, तो हमें लग रहा था कि फॉरेस्ट के लिए उनसे अनुकूल कोई परिस्थितियां हमें हो नहीं सकती। तो बिना शर्त के हमने उनके साथ में जुड़े और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज एक बहुत बड़े स्तर पे अगर आप इसमें फॉरेस्ट सर्विस में देखोगे तो करीब 33 मेंबर्स एमपी के डायरेक्ट हमसे जुड़ रहे हैं, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आपके बीच आने का लक्ष्य हमारा मार्केटिंग नहीं है, बस ये है कि एक प्रकार से जागरूकता अभियान है हम लोगों का। और किफ़ायती शिक्षा के लिए कुलदीप जी ने भी काफ़ी सहयोग किया है। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी बहुत किफ़ायती मैनर में लेकर आए। अभी भी आपने देखा होगा कंटेंट भी हम लोगों ने एक प्रकार से फ्री पूरा जारी कर दिया, उसमें कोई चार्जेस थे नहीं। तो ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। कुलदीप जी के बारे में तो बता दिया कि वो दीप श्री एकेडमी से हैं, जो लगातार इस प्रोग्राम फॉरेस्ट सर्विस के प्रोग्राम हमारे इंदौर में लीड कर रहे थे। अब सबसे पहले मैं अभी सभी टॉपर्स के बारे में बता दूं कि हमारे साथ आज 9 लोग हैं, जिसमें 2 लोग ACF पद पे चयनित हुए हैं और 7 लोग रेंजर पद पे चयनित हुए हैं। तो अब भाई ये उनका जर्नी का एंड नहीं है, अभी उनकी जर्नी अभी आगे चल रही है। कुछ लोग UPSC एस्पिरेंट हैं और कुछ लोग PSC की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें भी अपीयर हुए हैं। कई के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, रिजल्ट्स पेंडिंग है। तो सभी को पहले शुभकामनाएं कि भाई आप लोग अपनी जो ड्रीम जर्नी है और ड्रीम आपका लक्ष्य है उस तक आप जरूर पहुंचिए। तो पहले तो सभी टॉपर्स को शुभकामनाएं। और मैं बता देता हूं हमारे साथ आज कौन कौन है। तो 2 ACF हुए हैं हमारे, सचिन जी हैं, रैंक 3 हैं, और वर्मा जी हैं, वो भी SC वर्ग से टॉपर हैं मध्य प्रदेश में। और उसके अलावा फिर हमारे जो रेंजर जो हैं तो उसमें कुलदीप बोहरी जी, सौरभ दुबे जी, दुर्गेश पांडे जी, रवि यादव जी, पराग जैन जी, अरुण उपाध्याय जी और सचिन डोडवी जी हैं। तो चलिए अब इस सेशन की अपन शुरुआत कर देते हैं। बहुत लोग बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना डाइवर्सिफाई सेशन में शायद पहली बार कर रहा हूँ कि 9 अलग विचारधाराओं को हम एक मंच पे लेके आए हैं। क्योंकि अगर एक एक सेशन करते तो मुझे लगता है कि हमें बहुत लंबा सेशन करना पड़ता। तो अच्छा है कि सभी मंच पे आए और उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए सबसे पहले सचिन जी से शुरुआत करेंगे। हमारे ओपनिंग पोजीशन पे सचिन जी रहेंगे और वो ACF पद पे भी चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पहले डिस्ट्रैक्शन वर्ड ही यूज किया था, तो सबसे पहले सचिन जी से मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी लंबी रही है, 2015 से आपने तैयारी शुरू की थी, बहुत सारे एग्जाम्स में उतार चढ़ाव हुआ है। तो पहले तो आप उतार चढ़ाव के बारे में बताइएगा और एग्जाम को लेके फिर आपने कंसंट्रेशन कैसे बना के रखा। और एक डिस्ट्रैक्शन जो शब्द आता है ना, कि ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आया हो। अब वो किस फॉर्म में आया होगा इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये आया जरूर होगा। तो सबसे पहले मैं सचिन जी से ये 2 सबसे महत्वपूर्ण हर एस्पिरेंट के जीवन में आते हैं। पहले तो एक तो कंसंट्रेशन एग्जाम का ना हो पाना और दूसरा था डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो सचिन जी शुरू कीजिए, थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। सर मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैंने 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया था MITS ग्वालियर से। उसके बाद में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है UPSC का, उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया। वहाँ पर मैं इंटरव्यू तक भी पहुँचा और भी टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे ISRO है, BARC है, वहाँ भी मैंने साक्षात्कार में अपीयर हुआ और कुछ PSU में जॉइनिंग भी, मतलब जॉब भी लग गई थी, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। जब यहाँ पे मुझे राज्य वन सेवा में जब वैकेंसी आई तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने यहाँ पे स्विच किया। तो मेरी एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो अगर हम डिस्ट्रैक्शन या कंसंट्रेशन की बात करें तो मैं उसको ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे तो पहला होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन और दूसरा होता है हमारी सराउंडिंग का रेगुलेशन, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ रेगुलेशन में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम फूड या और एक मॉर्निंग रूटीन, ये हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो गया, जैसे आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है कि एक तो मोबाइल का एक्सेसिव यूज़, हम सोने से पहले भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, उठते बाद में पहले हम मोबाइल देखते हैं। तो सबसे पहले तो फूड में अगर हम बात करें तो जैसे फ्रूट्स वगैरह लें और जो जंक फूड वगैरह हैं, तला हुआ जो बाहर का जितना भी मिलता है कम से कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगी तभी हम अपनी पढ़ाई में 8 से 10 घंटे सिलेक्शन के बाद कर सकते हैं। हाँ सिलेक्शन के बाद नहीं सर, सिलेक्शन के बाद भी मतलब ये अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी 1-2 बार चीट डे हो सकता है, लेकिन डेली इसको नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डालती है। और इंसान जो जिस एफिशिएंसी से काम कर सकता है, तो वो अगर आप फिजिकली अगर सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप मेंटली भी वो काम नहीं कर सकते।
तो एक तो ये फूड का हो गया, दूसरा ये मॉर्निंग रूटीन का जो मैंने बताया कि आप सुबह जब भी उठें तो एक 10 या 15 मिनट की जो भी फिजिकल एक एक्टिविटी हो सकती है, आप वॉक कर सकते हैं या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो उससे एक फिजिकल एक्टिविटी से क्या रहता है, थोड़ा सा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है हमारा। उसके अलावा सर जो मुझे एक लगता है कि जैसे बहुत सी बार ये होता है एस्पिरेंट्स के साथ कि कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आई, कोई भी न्यूज़पेपर में जो खबर आई और कोई नेगेटिव न्यूज़ है, तो उस पर बहुत टाइम तक लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और उसका उन लोगों को भी पता है इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर चल रहा है डिस्कशन। अब मीडिया वालों को तो सर टीआरपी बढ़ाना है। जैसे मान लो जैसे रिसेंटली वो एक सीमा हैदर करके एक केस आया है, बहुत चल रहा है। अब लोगों का ये डिस्कशन चलने लगता है कि वो जासूस है कि नहीं, फिर उसमें वो रीजनिंग देने लगते हैं। अब तो गाने बनने लगे। हाँ, गाने बनने लगे। और तो वो ये चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सी न्यूज़ हमारे मतलब की है, उस न्यूज़ को हम लें, अपना नोट्स में ऐड करें और उस चीज़ से आगे बढ़ें। तो ये एक हो गया सर ये डिस्कशन वाला। दूसरा सर जो मुझे कंसंट्रेशन में थोड़ा आपका एक कंसाइज करना चाहूँगा एक लाइन में जी, मतलब एक लाइन में जो कोट दिया जाता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट बन के आप स्टूडेंट का काम एक लाइन में एक कोट अपन कर देते जी जी, मतलब सबसे इफेक्टिव होगा कंसंट्रेशन। बिल्कुल सर। उसके अलावा सर जैसे सराउंडिंग की जैसे मैंने बात की, तो मैं इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल मानता हूँ सर वो है अपने फ्रेंड्स का, जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। तो दोस्ती जिससे भी करें बहुत सोच समझ के करें, लिमिटेड लोगों से करें, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जैसे अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज में अच्छा करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके आसपास, दोस्ती करने की कोशिश करेंगे या जो भी है, पर हमको केवल एक लिमिटेड लोगों से दोस्ती रखना है, एक स्टडी ग्रुप बना के रखना है, एक वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन हो सके जो हमारे लिए भी फ्रूटफुल हो और जो हमारे फ्रेंड्स हैं साथ वाले उनके लिए भी फ्रूटफुल हो। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि जैसे हम 30 या 40 दिन बहुत इंटेंस स्टडी कर ली, तो 1-2 दिन का अगर कहीं एक ब्रेक ले रहे हैं तो उन दोस्तों के साथ घूमने जा सकें, तो इतना तक तो चलता है। लेकिन सर ऐसा नहीं कि हमने दोस्ती कर ली तो चाय पीने भी जा रहे हैं उनके साथ, मतलब दिन में 4-4 बार हम लाइब्रेरी आ गए और दिन में 4-4 बार चाय पीने जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी में हम फिर लास्ट में जब बोलते हैं कि यार लाइब्रेरी तो मैं 12 घंटे की लगा रखी है और पर पढ़ाई केवल 4 घंटे की हो पा रही है, तो जनरली ये मैंने देखा है जो अपनी सराउंडिंग में, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा सर जो एक चीज़ मुझे लगती है स्टूडेंट्स के साथ जनरली एक होती है प्रॉब्लम कि तैयारी के दौरान या इस एज के दौरान एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमेशा कोई भी एक ऐसा, जैसे हम अगर पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स के ज़्यादा करीब हैं तो पेरेंट्स से, या फिर कोई भाई बहन है तो उनसे, या कोई फ्रेंड है तो कोई 1 या 2 इंसान ऐसे रखें जिनसे हम अपनी हर दुख सुख की बातें जो हम कहते हैं कि हम शेयर कर सकें, जिसको हमारा रियल एंड पता हो। एक तो सर ये हो गया कि एक वो फेस हो गया जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और एक ये वाली चीज़ हो गई कि जो हम वास्तव में हैं, जैसे हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे शेयर कर सकें। और इसके अलावा सर एक चीज़ की एक मेंटर, जिससे हम कभी भी कोई भी चीज़ हमें ऐसा लग रहा है पढ़ाई के रिलेशन में भी या फिर इसके अलावा लाइफ में भी, तो अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं और इनको आप रेगुलेट करके रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि जो डिस्ट्रैक्शन है या कंसंट्रेशन है एज सच कोई प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए डिस्ट्रैक्शन में मैं यहाँ पे फिर एक कोट करूँगा, मेरे दिमाग में आया, थोड़ा क्या होता है दिमाग चलता रहता है जब आप लोगों से मिलता हूँ, कि जैसे आपने इमोशनल बोला है, इमोशनल एक एक्सपेक्ट आपने और दबा लिया, उसके लिए मूवीज वूवीज बन रही। तो मैं आपको बता दूं अपवादों की जगह नहीं होती है। एक आध कोई 12th फेल होके और जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड आया, कुछ भी आया, लेकिन ये अपवाद होते हैं। मैं आपको बताऊं, अपन लोग जनरल लाइफ और जनरल रूल्स में आगे बढ़ेंगे। तो जो इमोशनल है ना, आपका एक पॉइंट जो मिस लोगों ने जोड़ दिया, इसको लेके बड़े लोग सुनना चाहते होंगे, तो मैंने आज बोल भी दिया कि अभी मूवीज भी आ रही, तो लोग इससे बड़े इंस्पायर होंगे कि नहीं, जिंदगी में कोई एक होना चाहिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो सपोर्ट करे आपको, बिल्कुल आप मंजिल तक पहुंचे। वो एक आध केस होता है, वो अपवाद है। ये मतलब अपना डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि अपन एक जागरूकता वाला सेशन है ना, तो वो होता है, अपवाद है वो। लेकिन आप ये सोचो यही पूरा 99% करते, तो नहीं भाई, एक रूल्स होते हैं। एग्जाम जो कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन है ना, तो वो मैंने देखा है, मेरा भी लंबा अनुभव रहा है, करीब 14-15 साल तो हो गए, और पहले प्लेसमेंट सेल में भी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहना होता था। तो डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन में एक जो बड़ी बाधा है, लेकिन हाँ कोई एक अपवाद बनता है, और ऐसा जिंदगी में कोई सर रेयरेस्ट लोग आते हैं जिनके जीवन में कोई ऐसा सपोर्टिंग रोल वाला आ जाए कि उसको एकदम ही IAS बना दे।
और उसके लिए क्या मूवीज बनती हैं, तो लोग क्या है मैक्सिमम यूथ उसको लेके बड़ा प्रेरित होता है कि नहीं ये जिंदगी में होना चाहिए, आने वाली है ना, इसलिए मैंने कहा एक टोक दूं। अभी उसका बड़ा प्रचार चल रहा है, क्योंकि प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत है, अपन कितना अच्छा भी सेशन कर लें, लेकिन जब उसका प्रचार शुरू होगा ना तो लोग उसी को लेके प्रेरित होते हैं। तो यही है, संतुलन रखें और एक जर्नी और एक लक्ष्य को पाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि भाई जो सचिन जी ने बताए हैं, तो मेरे ख्याल से आप उनको फॉलो करें। और बाकी चलिए फिर सेकंड नंबर पे हम वर्मा जी के पास आएंगे। हैं एसीए पद पे चयनित हुए हैं और एससी वर्ग से टॉपर भी हैं, तो एक वर्ग विशेष के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि कंडीशंस जो हमने देखी हैं बहुत अच्छी नहीं रहती हैं सिचुएशंस, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि हम लोग भी जिस क्षेत्र से आते हैं हमने देखा है एससी वर्ग में जागरूकता तो है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस और ये बोले अभाव भी हैं बहुत सारे जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो अभावों के कारण डिस्ट्रैक्शन है, कई जो होते हैं वो सुविधाओं के कारण डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो वर्मा जी का जो एक रहा है, इन्होंने सेल्फ स्टडी और प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़े और फिर इन्होंने बहुत कम टाइम में 2-3 एग्जाम इनके साथ में थे, पैरेलल थे, तो इनका भी एक थोड़ी अलग, जो मैंने बोला ना अलग अलग विचारधाराओं के साथ हम आए, तो उनका भी एक अलग अनुभव है कि उन्होंने इतने कम समय में सिविल सर्विस को भी फोकस किया और आपका फॉरेस्ट सर्विस को भी फोकस किया और सेल्फ स्टडी को ही उन्होंने प्रायोरिटी में रखा। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी को भी कैसे करें, मतलब उसमें भी बहुत बारीकी रखने की ज़रूरत होती है। तो आप एक 2 पॉइंट बोलें कि जो एक सुविधाविहीन वर्ग है वो कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रोकते हुए आगे बढ़े, क्योंकि वो अपनी एक नैतिक जवाबदेही भी है कि आप उस चीज़ को बताएं। और दूसरा फिर सेल्फ स्टडी भी कैसे करें कि इस एग्जाम तक पहुंचे, क्योंकि देखिए सबके अलग अलग हैं, कोई कोचिंग से आगे बढ़ा है, कोई सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ा। तो वर्मा जी आप थोड़ा इस पे अपना पॉइंट रखें। सर मैं कॉलेज से 2018 में पास आउट हुआ हूँ IIT इलाहाबाद से। सर 2018 से 19 तक मैंने टेक्निकल, जैसे सचिन ने बताया अभी, टेक्निकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी सर, उसको भी क्लियर किया। लेकिन सर दादाजी इंस्पिरेशन थे मेरे घर के, क्योंकि वो खुद भी एक पब्लिक सर्वेंट थे, तो सर एक उनके तहत मैंने यहाँ पे इंदौर में आया और एक प्रिपरेशन चालू करी सर, जहाँ पे सर मैंने 2 एग्ज़ाम, स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करता था। सर सिविल की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, निश्चित तौर पे उस पर समय ज़्यादा डिवोट होता था। अब सर जब 2021 में 21 का सर जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था वो था जून में, और वहीं 2020 का जो फॉरेस्ट मेंस का एग्ज़ाम था वो जुलाई में, 24 जुलाई। सर तो मेरे पास लगभग 18 से 19 दिन का समय था, जिसमें मुझे रिसोर्सेज को देखना भी था कि क्या मुझे पढ़ना है और उसे पढ़ना भी है, ये भी करना है। तो सर ये दोनों मैंने काम किए हैं। अब सर रिसोर्सेज के लिए मैंने कहीं पे भी पहली बात तो सेल्फ स्टडी किया है और कहीं से भी पेड कोर्सेज नहीं लिया है। अब सर यूट्यूब की बात करें, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट की हम बात करेंगे तो यूट्यूब सबसे बेस्ट सोर्स होता है। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या कोचिंग के कुछ मटेरियल्स वगैरह हो गए सर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। सर यूट्यूब में भी प्रिसाइज होने की बहुत नीड होती है, क्योंकि सर अगर हम कोई कंटेंट देखने जा रहे हैं तो उसमें उस कंटेंट को छोड़ के बाकी सारे कंटेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें जो टाइम पास की चीज़ें मिल रही हैं वो ज़्यादा बेटर लगती हैं रिलेटिव टू पढ़ाई वगैरह। तो सर मैंने वहाँ पे जैसे राजस्थान पीएससी के कुछ वीडियोस हो गए जो यूट्यूब में अवेलेबल हैं, वहीं महाराष्ट्र पीएससी के हो गए, छत्तीसगढ़ पीएससी के हो गए, जो हमारे सिलेबस, सर मैं सिलेबस पे अडर रहा हूँ कि जो भी सिलेबस में मेंशन है एमपी के, हम मुझे वो वीडियोस देखना है, बट जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही पढ़ के जाना और उन्हीं के नोट्स बनाना है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा 2019 में या फिर 18 में जो पूछा गया है, फॉरेस्ट्री नई ऐड हुई थी सर 2020 में, तो उसके लिए सर वीडियोस वगैरह देखे। नो डाउट सर थोड़ा एफर्ट लगा है, बट सर वो एफर्ट वर्थ इट होता है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो सर ऐसी कुछ, और 2020 में ही सर जब मैं फॉरेस्ट की तैयारी कर रहा था उसी समय सर मेरा सिविल का भी सिलेक्शन हुआ था, तो सर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। नो डाउट सर कोई पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि सर बड़ी पोस्ट मिलनी थी यहाँ ACF, वहाँ इसलिए कोई पोस्ट नहीं मिल पाई सर। ये ट्रस्ट था सर मेरा। जी सर निश्चित तौर पर। जैसे आप ह्यूमन बॉडी होती है, जो अपन को सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीजें होती हैं वो सबसे अच्छी लगती है, ज्यादा आकर्षित हो गया, लोग सिगरेट और अल्कोहल का करते हैं कंज्यूम, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे यूट्यूब भी है। जी सर। पौष्टिक चीजें होती है ना, जैसे फल फ्रूट हो गए अपना, तो जो पौष्टिक चीजें अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती है। तो वर्मा जी का जो मैं बात को कंसाइज करना चाहता हूँ, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी होती है, ऐसे अपनी माइंड की भी होती है कि जब अपन ग्रेस्पिंग करते हैं यूट्यूब से तो बड़ा संभाल के करें, क्योंकि खराब कंज्यूम होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मन अट्रैक्ट होता है उसकी ओर, क्योंकि जो जितनी बुरी चीज़ें होती है मन ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप संतुलन बना लोगे, जैसे अब बहुत लोग हैं जैसे शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो वो लोग फाइबर का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वर्मा जी का यही है कि संतुलन के साथ आप अगर सेल्फ स्टडी और एक सही गाइडलाइन भी होनी चाहिए, जो सिलेबस को लेकर आपने बताया। सर्विसेज को लेकर सर एक पॉइंट जो निकल के आता है सर, आई गेस सभी उससे एग्री करेंगे, पेशेंस रखना पड़ता है।
और सर सिलेबस और पूरा सिलेबस हो गया, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये और पेशेंस सर, ये 3 की पॉइंट्स होते हैं सर किसी भी एग्जाम को सक्सेस पाने के लिए। ये मेरा सर अपना राय जो मैंने अभी तक सीखा सर। नहीं, हमारे सेशन का लक्ष्य यही है कि चूंकि देखिए मैंने बोला ना, सभी का अपने लक्ष्य तक पाने का एक रास्ता नहीं हो सकता, तो अलग अलग सभी के अनुभव है। अब आपकी जिंदगी किससे मैच कर जाए ये आप लोग डिसाइड कर लो। भाई हमारे पास इतने सारे मेंटर्स हैं और एक बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोगों के लिए कि एक मंच पे इतने सारे मेंटर्स अपना समय दे पा रहे हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाएं। कुलदीप बोहरे जी, चूँकि हम लोग अलग अलग मेंटर्स से अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए भी एक नॉलेज ज़्यादा आप लोग गेन कर पाएँ, तो कुलदीप जी से मैं पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं भाई, एक बहुत बड़ा वर्ग है, करीब इतने सारे लाखों लोग तैयारी करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन में पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुलदीप जी से विशेष क्वेश्चन है। दूसरा, पर्सनल लाइफ सभी की होती है भाई, कुछ ना कुछ होती है अलग अलग, किसी की दुखी होती है, किसी की रंगीन होती है, किसी का कुछ होता है। तो उसके साथ आप अपनी एजुकेशन को कैसे मैनेज करें, एक आजकल बड़ी मुझे भी ये जानना है बोहरे जी से, क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव हैं। तो कुलदीप जी आप इस पर अपने विचार रखें। मेरा नाम कुलदीप बोहरे, मैं भिंड जिले से बिलोंग करता हूँ और जहाँ सब लोग जानते हैं कि काफ़ी एजुकेशन बैकवर्ड है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा मतलब एक लोगों की मेंटल स्टेटस ऐसा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि काफ़ी पिछड़ापन है उस एरिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन लो है, एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी सर निर्वाह के लिए करते हैं सर, वहाँ कुछ ऐसा नवाचार नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सर पिछले कुछ टाइम में भिंड जिले से पूरा चंबल में, भिंड जिले की पूरे चंबल संभाग को कोट करना चाहूँगा कि वहाँ पे लोगों ने काफ़ी नए जागरूकता भी आई है और साथ में काफ़ी लोग एजुकेट हुए हैं और पूरे ना केवल नेशनल लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कर रहे हैं और जाना भी जा रहा है। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो मैं अपने क्वेश्चंस लिख के लेके आया हूँ कि जैसे फॉरेस्ट सर्विस में मेरा 24th रैंक रहा है, रेंजर के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। तो फॉरेस्ट सर्विस की कोई भी बिगिनर बच्चा रहता है कि वो तैयारी करता है तो उसको कैसे तैयारी शुरू करना चाहिए, और एक कोई भी लक्ष्य होता है सर, उस लक्ष्य के पीछे एक थर्स्ट काम करता है कि वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं जब इंदौर आया था, मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में 2018 से मैंने है ना तैयारी शुरू करी सिविल सर्विस की। मेरा फॉरेस्ट को लेके ऐसा कोई रुझान नहीं था कि मुझे फॉरेस्ट सर्विस में आना है, लेकिन जब आफ्टर लॉकडाउन जब मैं इंदौर में आया, मेरा सिविल का मेंस का एग्ज़ाम था 2019 का, तभी मैं कुछ दोस्तों से मिला, सिविल के ही थे, और उनके साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। जब मैं आया तो मुझे फॉरेस्ट के लिए, जब मैंने बोला कि यार फॉरेस्ट को ट्राई करना चाहिए क्या, मतलब आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, मतलब ऐसे ही जनरल डिस्कशन चला, तो लोग बोलते हैं कि यार फॉरेस्ट सर्विस में इंजीनियर्स, बड़े बड़े प्रोफेशंस के लोग आते हैं, तो वहाँ पे आप लोग तो फाइट ही नहीं कर सकते, काफ़ी चैलेंजेस रहता है। ऐसा कहीं जैसे मैंने भी अपने दोस्तों के साथ जो दोस्त बीएससी बैकग्राउंड के हैं, बीए बैकग्राउंड के, तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं एक अलग फील्ड है यार, इसमें कुछ एक अलग कुछ टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल टाइप के लोग ही आ सकते हैं। तो जब मैं, और उसने मुझे चैलेंज दे दिया सर 2021 में उसने मुझे चैलेंज दिया कि तुम फॉरेस्ट क्लियर करके बताओ। तो मैं इतना सीरियस नहीं था, मैं अपना सिविल के ही मेंस पे पूरा फोकस्ड था, बट मैंने उसका चैलेंज लिया कि मैंने उसको बोला कि मैं फाइनल का नहीं पता मुझे कि फाइनल मेरा होगा कि नहीं, मैं प्री में ज़रूर पास होके बताऊंगा फॉरेस्ट के लिए, मतलब मेंस ज़रूर लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और फॉरेस्ट के लिए सर काफ़ी एक जो 2018-19 के बाद में काफ़ी एक पैटर्न चेंज देखा गया है। जैसे उसमें फॉरेस्ट की 10 यूनिट आई। जैसे मैं फॉरेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँ कि 2 पार्ट होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 रहता है। पेपर 1 में जहाँ MP और IT यूनिट्स रहती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर का रहता है सेगमेंट, वहीं सेकंड पेपर के बारे में बात करते तो वो काफ़ी उसमें डाइवर्सिफिकेशन है सेकंड यूनिट में, वो काफ़ी टफ भी बोलते हैं सेकंड पेपर को। मतलब उसका पहले से कुछ अवेलेबल भी नहीं है, कोई नया सिलेबस। हाँ बिल्कुल सर, नया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पूरा, तो काफ़ी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर। तो फॉरेस्ट की 4 यूनिट हो गई, वहीं बात करें PCM भी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ट्राइबोलॉजी हो गई, ऐसे काफ़ी नए थे। तो लोगों को पढ़ने में, इवन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं तैयार कहाँ से करूँ, फर्स्ट रहता है मटेरियल कहाँ से गेन करूँ। तो उसके लिए सर सबसे पहले मटेरियल सब लोगों के पास एक, जैसा कि सर बोलते हैं
कि एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना कोच के है ना आप परफॉर्म करोगे नहीं करोगे ये आपको खुद नहीं पता रहता। सिक्योरिटी नहीं है उस चीज़ की। तो सबसे पहले मैंने है ना जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पे मैंने बात भी की कि मतलब एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, जो फॉरेस्ट्री के लिए काफ़ी कर रहे थे। सर से भी मैंने मार्गदर्शन लिया था कि फॉरेस्ट्री के लिए, वहीं सर मैंने निर्माण IAS से भी वहाँ के कुछ नोट्स थे वहाँ से भी कलेक्ट किए। वही इंदौर में जो कोचिंग्स चल रहे थे वहाँ पे भी मैंने अपने नोट्स सबसे पहले नोट्स मैंने ये कि मुझे ये यूनिट्स कवर करना। देन उसके बाद में अब बात आती है कि मैं पढ़ना कितना है, क्योंकि फॉरेस्ट्री अपने आप में एक सर BSc एग्रीकल्चर में एक स्ट्रीम है, तो हाँ तो उसमें पढ़ना कैसे। तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जैसा कि सचिन जी ने बोला था और आशीष जी ने बोला था कि आपको PYQs पे काफ़ी देखना पड़ेगा अगर आपको पेपर एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है, डिमांड क्या है। तो मैंने PYQs उठाया। PYQ में मैं फॉरेस्ट्री के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते थे मैंने है ना एक जो भी मटेरियल था उसमें टिक कर लिया। मुझे सर ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं था क्योंकि सिविल का भी था, तो फॉरेस्ट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही सोर्स रखा अपना। जो PYQs को मैंने अपनी गीता मान लिया था सर, क्योंकि जहाँ लोग भटकाव कहाँ होता है जब आपको पता नहीं रहता कि आपके एग्ज़ाम में आना क्या है। तो वही मैंने PYQs के बारे में उनको सॉल्व भी किया और उनके बारे में प्रॉपर एक गाइडेंस, जहाँ मुझे डाउट आता था तो सर मैंने यूट्यूब, गूगल पे भी सर्च किया। उसका बिल्कुल यूज़ करना चाहिए गूगल का, क्योंकि जितना आप है ना देश दुनिया से अवेयर हो सकते हो, मुझे नहीं लगता बिना उसके आप अवेयर हो भी सकते हो, क्योंकि आप एक लिमिटेड सराउंडिंग में रह रहे होते हो। तो वहाँ से जब मैंने PYQ सॉल्व किया, वो PYQ सॉल्व करने के बाद सर जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, सीरियसली कहीं ना कहीं सर बोलते हैं कि आप मतलब मैंने एक चीज़ सुनी है सर, बोलते नॉलेज इज़ द पावर। आप लाइफ में आप 9th 10th 12th में आप पढ़ते आ रहे, वो नॉलेज आपकी कहाँ काम आने वाली है वो आपको नहीं पता रहता। जब मैंने जब इंजीनियरिंग के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने वहाँ पे PCM वगैरह काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और जब मैं इसके बाद थ्रू आउट जर्नी हुआ तो मेरी वो हेल्प इस पेपर में इतनी हुई कि मैं अगर फॉरेस्ट मेंस का बोलूँ तो मेरा PCM इतना शानदार था कि मेरे है ना 90% क्वेश्चन सही थे उसमें, जबकि मेरा फॉरेस्ट्री थोड़ा वीक था। अच्छे लेवल पे आया था हाँ। और जबकि फॉरेस्ट्री की सर मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट्री में सर मेरे 40 क्वेश्चंस का सेगमेंट था, उसमें मेरे 31 क्वेश्चन करेक्ट थे। तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड सोर्स जो रहता है आपका गूगल रहता है, आपके मटेरियल, सिलेक्टिव मटेरियल से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको है ना जो भी सिलेक्ट हुए बच्चे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। आपकी जो कोचिंग एजुकेशन चल रही है आज अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि VS एजुकेशन ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट्री के लिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में शायद अभी तक इतना डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है फॉरेस्ट्री को। सिविल का काफ़ी स्कोप है, हर जगह मिल जाए, लेकिन फॉरेस्ट्री नहीं है। तो ये मैंने परेशानी फेस की थी। तो आपको फर्स्ट PYQs पे फोकस करना है। दूसरा आपको है ना रेगुलर जो भी मटेरियल है उसको रिवीजन करना है, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप बोलो कि आप एक्सपर्ट हो किसी सब्जेक्ट में, एक्सपर्टीज नहीं हासिल हो पाएगी, आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा सर, जैसा कि बोला था कि सर मैं इसी टॉपिक पे ज़्यादा मतलब बात करना चाहूँ कि लाइफ और एजुकेशन के बीच में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन नॉट रोबोट। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपके लाइफ में बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं टाइम टू टाइम, उनको कैसे मैनेज करना है। तो उसके बारे में सर जब मैं अपनी पढ़ाई के बाद कुछ साल में सब पुणे में रहा था, तो पुणे में मेरे जो सीनियर्स थे उनसे मैंने काफ़ी अच्छा एक फार्मूला सीखा था, 6 मंथ गोल। कि जीवन में आपको जो भी नए बच्चे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कि जीवन में 6 महीने चाहिए सफलता के लिए। आपको जीवन में अगर सफल होना है तो अपने जीवन के 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे। बस शर्त ये है कि आप वो शुरू कब करते हो। पर्सनल लाइफ मतलब अपन लोग थोड़ा पीछे रखते हैं। हाँ। अगर चल भी रही है किसी टाइप की, उसको छोड़ के 6 महीने आप पूरा डेडिकेटेड एजुकेशन देना पड़ेगा आपको। और ये डिपेंड करता है, लोग सोचते हैं कि कब सफल होंगे। जैसे सपोज 2023 के कोई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 मंथ हैं ऑलरेडी अभी सर, 6 से 7 महीने हैं जो 2023 वाले बच्चों के लिए। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप आज इनिशिएटिव लोगे तो वो 6 मंथ आपका अगले एग्जाम में काम आएगा, और आप अगले साल 6 मंथ दोगे तो वो अगले 6 महीने बाद कंसिडर होगा। तो मैं यही है कि सबसे पहले
जो फर्स्ट मुझे बताया गया था कि अपना जो गोल है उस पर फोकस्ड होना है। जीवन में 4 तरीके के काम होते हैं एक व्यक्ति करता है। पहला, आपको अपने गोल के प्रति फोकस होना है, फुल डेडिकेशन रखना है कि उसमें अब ये नहीं है कि अब जब गोल, अब हर व्यक्ति है कि सर जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मैं 6 से 7 घंटे की मेरी डेली की पढ़ाई थी और साथ में उसके अलावा मेरी जो हॉबी थी कुकिंग और क्रिकेट सर, उस पर मैं प्रॉपर काम करता था। कुकिंग तो मैं सर पिछले है ना 10 साल से कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मुझे इसमें वो डेली मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ये डिस्ट्रैक्शन को भी रोकता है। कैसे? आपकी जो हॉबीज होती है ना, एक इन जनरल अगर आपके पास हॉबी नहीं है ना तो आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हुए आपने हॉबी पे काम कर लिया तो फिर दोबारा आप अपने लक्ष्य पे आ जाते हो। जी सर, कभी स्ट्रेस जो भी जब कभी कभी स्ट्रेस आता था तो मैं काफ़ी, अब मैं सर क्या करता था, संडे को अपने दोस्तों को बुला लेता था, आओ खा के जाओ। तो मेरे साथ में है ना संडे रसोई। हाँ, एक संडे फार्मूला मैंने बना लिया था, तो वहाँ पे मैं खुद भी स्ट्रेस फ्री हो जाता था। साथ में जो दोस्त, जैसा कि सर जैसे बिगिनिंग में बात चली थी, काफ़ी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है, बच्चों को अभी काफ़ी समय से एग्जाम्स नहीं हुए, रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो भी तनाव में रहते, तो कहीं ना कहीं तनाव फ्री हो जाते हैं इससे। पहला काम सर फोकस, 6 से 7 घंटे, ये मैं बताऊँ सब बच्चों का अपना अलग अलग रहता है, लेकिन मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना ही है, उसमें आप कोई भी समझौता नहीं कर सकते। दूसरा सर कि जो इम्पोर्टेंट काम है, फर्स्ट हो गया, दूसरे के बाद आता है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि रोबोट नहीं बन के रह जाना है, हमें देश दुनिया से भी जुड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो सर्विस में जा रहे हैं वो एक पब्लिक डीलिंग वाली सर्विस है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो आपको है ना यूट्यूब, गूगल, इससे भी टच में रहना है। जब आप 6 से 7 घंटे अपना प्रॉपर एक फोकस और पढ़ाई कर ले तो आपके पास इतना समय बचता है कि अपने सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। सर तीसरा चीज़ है सर पेरेंट्स और दोस्त। लाइफ में जैसा सचिन जी ने बोला था कि लाइफ में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है सर, ये मैं पर्सनली भी फील करता हूँ, क्योंकि दोस्त आपको मोटिवेट भी करते हैं और आपको चैलेंज भी देते हैं हर टाइम पे, जैसे कि मुझे दिया गया था। मतलब मैं आज मेरे वो दोस्त काफ़ी अच्छे दोस्त हैं सर, लेकिन उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया था और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर गया मैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त होने चाहिए आपके अच्छे, क्योंकि दोस्तों से आप सीखते हो सर। जितना बुक से सीखते हैं, बुक हमारी साथी होती हैं सर, आज की डेट में सर दोस्त भी सर काफ़ी सिखाते हैं सर। और जैसे होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिंदगी में जो भी करें और दोस्त भी वही चयनित करें जो आपके साथ उसी लक्ष्य पे आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य पे आपके केंद्र है, तो आपके साथ में चल रहे हो। तीसरा सर, जब आप ये चीज़ें सब कर लेते हो सर, आपने अपना गोल सेट किया उस पर टाइम दे दिया, आपने पेरेंट्स को भी टाइम दे दिया सर। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में एक इनबैलेंस नहीं है, आपने यूट्यूब, सोशल मीडिया पे काम कर लिया। अब बात आती है सर, जब आप इतना काम कर लेते हो, जो मैंने बोला कि 6 महीने आपको देने, कोई सिविल सर्विस है, कोई शॉर्ट टर्म कोई प्रोग्राम नहीं है, इसके लिए एक निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो जो मैंने 6 मंथ अपना टारगेट बनाया था, जो मैंने सीखा भी था सर, तो चौथा रहता है जब आप इन सब चीज़ों को टाइम दे लेते हो तो सर मैं मजाक में बोलना चाहूँ, आप मूवी के लिए भी टाइम दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं मूवी भी हमको सिखाती है सर। डिस्ट्रैक्शन रोकने के लिए हॉबी और एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। हाँ, आप सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट काम को आपको आइडेंटिफाई करना है, मुझे करना क्या है। जब उन सबको कर लोगे तो आप उनमें इंजॉयमेंट भी कर सकोगे, एंटरटेन भी कर सकोगे। तो ये चीज़ें थी। और सर मैं लास्ट में सर यही बोलूँगा कि 6 मंथ इज़ की टू सक्सेस। अगर आप ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। और यहाँ जितने भी सर लोग बैठे हुए हैं, इवन 2-2 महीने पहले हम लोग जानते थे, कोई को अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा नहीं होगा, लेकिन सब लोगों की कहीं ना कहीं जो भी उनकी एक जर्नी रही है, जर्नी में एक चीज़ कॉमन है कि सबने 6 से 7 महीने काफ़ी मेहनत की है सर। आप लोगों के साथ एक जो चीज़ विशेष देखता हूँ, स्टूडेंट्स बन के रहे, जो स्टूडेंट्स का काम है वो करिए, और जो देश दुनिया में चल रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, जैसे आपने बोला यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, गूगल, तो आप अपनी वही चीज़ें निकालें जो आपकी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। तो चर्चाओं के लिए तो खैर फुर्सत काटने के लिए तो बहुत सारे ठीक है। चलिए कुलदीप जी, बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी लंबे समय में इसका डिस्कस किया। अब सौरभ दुबे जी के पास आएंगे और आगे फिर आपके लिए एक नए क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है बहुत यूनिक टाइप का रखा है, ताकि बार बार आप लोग भी बोर ना हो, एक टाइप के क्वेश्चन पूछते। चलिए सौरभ दुबे जी,
वही जो अपने सचिन जी ने बोला था उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है तैयारी के दौरान, आप देखते हो ना कि आप जहाँ तैयारी कर रहे हो, जैसे आप इंदौर या जबलपुर या भोपाल जहाँ भी कर रहे हो, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें विभिन्न टाइप के लोग होते हैं। कुछ जॉब वाले भी रहते हैं, कुछ छोटे बच्चे भी रहते हैं, और बाकी पे आवारा तत्वों की कोई कमी है नहीं। तो उसको कैसे मैनेज करें। दूसरा, एक फ्रेंड्स का सभी लोगों के बीच में रहा है कि अच्छे फ्रेंड्स का चयन होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर भी आप एक अपनी राय ज़रूर रखें। और फिर आप भी सेल्फ स्टडी वाले हो, लेकिन सेल्फ स्टडी में फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी में भी आपका चुनाव बहुत संभल के होना चाहिए, नहीं तो वो पंचवर्षीय योजना बन सकता है। अगर आप चाहते हैं 1-2 वर्ष में चाहते हैं तो बहुत स्ट्रेटेजिक हो, बहुत गाइडेड कोई आपके पास हो गाइड करने वाला, तो ही आप इस पे आगे बढ़ें। बाकी सौरभ दवे जी अपने अनुभव आपके सामने रखेंगे। सौरभ जी। जैसे कि सर मैं 2020 में पास आउट हुआ, तो उसके बाद यही था कि जॉब करना है, और मेरे मामा जी में मोटिवेशन है, तो उन्होंने बोला कि सिविल सर्विस में आपको जाना है। तो मैंने दिसंबर 2020 में यहाँ आ गया था इंदौर में। तो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आपने 2020 में ही? जी सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 का था। तो चूँकि मैं तैयारी तो सिविल की ही कर रहा था सर, तो सिविल की तैयारी कर रहा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया था कॉलेज का, सत्यवान नाम है, तो जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कहीं ना कहीं मेरे भाई जैसा है। तो उसको मेरे पे बहुत भरोसा था, तो मैं तैयारी कर रहा, वो भी साथ में तैयारी कर रहा। वो कहा तेरा जरूर निकलेगा, और सब चीज़ें हो सकती, मेरा चाहे अगले अटेम्प्ट में देना पड़े, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। बहुत कम होता है क्योंकि कंपटीशन सब में होता है। हाँ, अगर ऐसा दोस्त मिल जाए जो कहते नहीं भाई मेरी जगह तू सीट ले ले, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब उसका मतलब बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो हम दोनों साथ में तैयारी करते रहे, यही हुआ। तो चूँकि प्लेसमेंट भी हुआ था कॉलेज टाइम पे, इसकी ज्वाइनिंग मेरी मार्च में करनी थी, और उस समय प्रीलिम्स अपना 12 अप्रैल को होना था। वो मेरी ज्वाइनिंग से पहले ही मतलब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया प्रीलिम्स का उस समय 2020 वाला। तो मेरी एक तो ज्वाइनिंग तो निकल ही गई, जो प्लेसमेंट हुआ था, और एग्ज़ाम भी देने को नहीं मिल रहा था। फिर उस समय एक भैया मेरे साथ में आए, तो वो चूँकि 2019 का इंटरव्यू दे रहे थे, और उस समय लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो सब लोग यहाँ से चले गए। तो उस समय उन्होंने मेरी अनुराग भैया हैं, उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की। उन्होंने अपने साथ रखा मेरे को, मेरे साथ रूम शिफ्ट करवाया, अपने पास में थोड़े दूर रहते थे वहाँ ले गए, और बड़ी खाना बनाते थे मेरे को, खाना खिलाना, पूरे एक बड़े भाई की तरह उन्होंने। हाँ, इस मामले में सच बोलना चाहूँगा, मैं बहुत लकी रहा हूँ। मेरे अच्छे दोस्त मेरे हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मतलब यहाँ तक बोलना चाहूँगा, जैसे मैं कॉलेज से पास आउट होकर निकला तो मैं एक सीनियर सर थे अच्छे वैसा अंदर, तो उन्होंने इवन मेरे से यहाँ तक बोल दिया था। तो एक दिन ऐसे ही थोड़ा परेशान था, तो उन्होंने बोला सर यार नहीं हो रहा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो मतलब थोड़ा हो जाता है बीच में कभी कभी कि नहीं बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन्होंने तो चिंता मत कर, तू तैयारी कर जब तक कर रहा है, और घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तब तक तुम अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। चूँकि जॉब कर रहे थे इन्फोसिस में उनको, उसके बाद मैं सपोर्ट करूँगा। यदि उसके बाद भी इवन तुम्हारा नहीं होता है तो मैं तुम्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करूँगा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, पर आप इवन तैयारी करो अपने दिल से, एकदम टेंशन फ्री होकर छोड़ दो। तो जब ऐसे दोस्त साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब ज़रूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों को बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। फिर धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर, जी सर, तो तैयारी स्टार्ट कर दी। यहाँ इंदौर आ गया तो सर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को ही देखा जो कि इसी फील्ड में तैयारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में हमने उन्हीं को सिलेक्ट किया जो हमारे इसी फील्ड में तैयारी कर रहे हो। कहीं ना कहीं इंटरव्यू या मेंस वो लिख चुके थे 2019 इंटरव्यू की, मतलब उस समय आ गया तो 2019 इंटरव्यू उनका कॉल था कहीं ना कहीं। तो वो सब मेरे गाइडेंस में रहे। उन्होंने दोस्तों ने सीधा बोल दिया, तो मैंने बोला उनसे कंसल्ट किया कि कोचिंग करना चाहिए, तो बोलते कोचिंग की क्या ज़रूरत है, हम लोग तुम्हारी गाइडेंस कर रहे हैं, मेरे नोट्स रखे ले जाओ पढ़ो, और कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। तो सबसे अच्छा उनका यही रहा कि उन्होंने पूरा एकदम सपोर्ट किया। उन्होंने कभी नहीं ऐसा नहीं कि कुछ छुपाना कि हम ज़्यादा पढ़ लेंगे हम इस तरह आगे निकल जाएं, ऐसा नहीं। उन्हें कुछ पूछना है तो मेरे पास कभी भी कॉल कर दो, मेरे से आओ, मेरे से पढ़ लो आप पर्सनल बैठ के। तो इस तरह उन्होंने मेरे बहुत सारा सपोर्ट किया। और इवन जब तैयारी चलती रही 2020 का मतलब प्रीलिम्स हो गया, जुलाई में जाके हुआ था, तो इवन मेरे को जब एग्ज़ाम दे के आया वही घर से कॉल आया। मैंने कहा 2020 का थोड़ा सा अच्छा प्रीलिम्स आया था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरा तो नहीं होना, घर से कॉल आया, मैंने कहा मेरा नहीं होना, मतलब कि थोड़ा अच्छा नहीं गया पेपर। क्योंकि 2020 जब प्रीलिम्स दिए तब तक मेरे को ये भी आइडिया नहीं था कि जो फॉरेस्ट का एग्जाम होता है उसमें दोनों पेपर के मार्क्स एडअप होके आते हैं सामने। क्योंकि मैं बस यही था, मैंने सिविल का क्वालिफाई होना कंपलसरी है, उसका फॉरेस्ट का देखा है, मतलब सेकंड पेपर के मार्क्स देखे जाएंगे। तो मेरे को बाद में पता चला दोस्तों के थ्रू नहीं, ऐसा होता है कि दोनों पेपरों के मार्क्स सीसेट के और प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होंगे, उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आप मतलब फॉरेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। तो सितंबर में मैंने पता पड़ा, तो फिर मैंने सर्च किया, अपने पेपर ढूंढा फॉरेस्ट वाला दूसरा पेपर सीसेट का, उसमें मार्क्स सर्च किए, तो मैंने देखा हाँ ठीक है। तो चूँकि मैं बाउंड्री से ही क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स, तो पर मेरे को लास्ट मोमेंट तक भरोसा नहीं था। मेरे दोस्त कहता रहता हाँ हो जाएगा, तेरा पक्का चाहे यहीं से लिस्ट क्यों ना जाए तेरा जरूर होगा।
लिस्ट और हुआ भी इवन टाइम जब रिजल्ट आया फिल्म्स का, हुआ भी जहाँ से लिस्ट स्टार्ट हुई वहीं मैं बाउंड्री जस्ट में खड़ा हुआ था। तो वहाँ से जब जैसे ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड होता है, तो चूंकि एक मेरा दोस्त था वो पहले से तैयारी कर रहा था, तो उसने अपने पूरे नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल था और जो सोर्सेस उसने यूट्यूब से पढ़ रहा था उसने पूरे मेरे को सजेस्ट किए। और इवन मेरे साथ टेस्ट सीरीज में मतलब बताना है यहाँ से आप टेस्ट सीरीज दो एंड अदर साइड की गाइडेंस उसने मेरे पूरी प्रोवाइड की। धीरे धीरे मैं तैयारी करता रहा और लास्ट मोमेंट पे यही रहता थोड़ा सा, मतलब जब लास्ट मोमेंट आ गया 2022 का, चूँकि उस समय एग्ज़ाम देने का टाइम था, 1 मंथ बचा हुआ था, थोड़ा डिमोटिवेशन होला कि मेरी तैयारी औरों के सापेक्ष कितनी चल रही है। तो एक दोस्त आता है रजत पाटीदार, वो भी चूँकि उसने इंटरव्यू कॉल हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसके मतलब मेंस में मतलब कहीं इंटरव्यू मार्क्स अच्छे नहीं रहे मेंस में, तो उसका रिजल्ट तो नहीं आया है, तो उस वजह से उसका रुक गया, मतलब इंटरव्यू कॉल उसका था, तो वो मेरे लाइफ में आया। तो उस समय उसने मतलब अपने पूरे सोर्सेस यहाँ से पढ़ो, ये ऑब्जेक्ट लो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, मतलब उसने ऑब्जेक्टिव मेरे इतने लगवाए, वही मैंने ये ऑब्जेक्ट लगा, तुम ये वाले लगा लो, ये वाली टेस्ट सीरीज और लगा लो, वो खुद बैठ रहा है हाँ भाई इस तरीके से पढ़ लो, आप मतलब बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ लो। उसने मतलब बहुत सारे सोर्सों मेरा सपोर्ट किया और इस तरह ये जर्नी चलती रही। लास्ट में आके मतलब मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो अंत में यही कहना चाहूँगा जैसे कि हम सभी लोग, हम में से और सभी लोग मतलब सिलेक्ट हुए हैं और भी हमारे दोस्त सिलेक्ट होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हम अक्सर यहाँ देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल है और लोग बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो चूँकि कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन उनमें भी आता है। तो चूँकि हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो हमें अपने ऐसे फ्रेंड्स का जो अभी कहीं ना कहीं इस जर्नी में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने सिलेक्शन का उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट किसी भी तरीके क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, हमें हर प्रकार से उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको अब सक्षम बना दिया है और हम इस फील्ड में आगे आ गए हैं, तो हमें अपने फ्रेंड्स का एंड अपनी फैमिली का सबको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, सौरभ दुबे जी के सेशन से जो हमें प्रेरणा मिली है, तो ऐसे दोस्त भगवान सभी को क्योंकि कंपटीशन के माहौल में जनरली लोग अपना कंटेंट छुपाते हैं, अपनी सभी चीज़ें ऐसी बचा के रखते हैं कि लोगों को पता ना लग पाए। हालांकि आप मेरे ज़िंदगी में इससे पहले एक IPS सर थे, अमित सर, उन्होंने लाइन बोली थी जो आज आपने बोला है ना, उनका भी ऐसी सोच थी। वो कहते थे मैं अपनी तैयारी के दौरान अपने कंटेंट छुपाता ही नहीं था, सबको बांट देता था। और वो ये बोल रहे थे जब आप एक अच्छे लोक सेवक बनते हो, मैं आपको उनका कोट बता रहा हूँ, मैं मिला था IPS सर से, 8 बैच के हैं, तो उन्होंने बताया था कि जो मेरी वो आदत पहले थी ना, आज भी वही है। तो कहते अच्छे लोग, प्रशासक वो लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों को छुपाते नहीं है, मतलब उनको चोरी करने की आदत ही नहीं है, वो हर चीज़ को पहले ही ओपन कर देते हैं। तो अगर क्या होता ना, ये भी आपका जो है सभी को हो सकता है एक नई प्रेरणा मिलेगा। हालांकि मैं इस पूरे आपके सेशन को पहले सुन चुका था और आप दूसरे पर्सन मिले हो कि आपकी विचारधारा उनसे, मैंने बोला ना सबकी जर्नी अलग अलग है। वो कई बार मैं तो क्या है लगातार सेशन करता रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे क्या है लगातार मिलता है, लेकिन भैया ऐसे दोस्त सभी को दें पहली तो है, क्योंकि अगर आपको सेल्फ स्टडी में कोई इतनी मदद कर रहा हूँ और 2020 से तैयारी शुरू करने के बाद इतनी जल्दी आप सफलता पा रहे हैं, तो निश्चित है दोस्तों परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है ना। चलिए अब दुर्गेश जी के पास अपन चलते हैं, और आप लोग देख रहे होंगे लगातार हम लोगों के सेशन में एक जो डाइवर्सिफाई हम लोग कर रहे थे सेशन, सभी के क्वेश्चंस अलग अलग हैं, तो बेहतरीन सेशन चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को विभिन्न अनुभव एक मंच पे ही मिल पा रहे हैं। तो दुर्गेश पांडे जी हमारे साथ में हैं, और वैसे दुर्गेश जी की पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त है जो रेंजर में होनी चाहिए। हालांकि योग्यता का पर्सनालिटी से रोल नहीं रहता, लेकिन वर्दी वाली पोस्टों में जनरली ज़रूरत पड़ती है कि भाई जो क्रिमिनल्स होता है तो उनको पहले ही से डर होना चाहिए कि हमारे साहब आ रहे हैं। तो दुर्गेश जी से अब बोलेंगे, क्योंकि दुर्गेश जी बस पर्सनालिटी वाइज नहीं है, मेंटली बड़े मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने 4-5 एग्ज़ाम्स को एक बड़ा संतुलन के साथ में करते हुए अपना एक फाइनल एक जो होता है ना कि स्थायित्व पा लिया। अब उसके ऊपर देखिए, अगर आपकी न्यू बन गई है, अब आप बड़े आराम से अपने और एग्ज़ाम्स को लेकर फोकस हो सकते हैं। तो दुर्गेश जी, लगातार मिलती है सफलताओं के बीच में, कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि आपने देखते हैं डिप्रेशन बहुत आता है, मतलब बहुत, और ये आम है ये क्वेश्चन, मतलब ये आप, मुझे लग रहा है कि इसमें 99% तो पीड़ित होंगे। सौरभ दुबे जी जैसे बड़े किस्मत वाले कम लोग होते हैं कि जो बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्त या ऐसा उनको माहौल मिल गया। तो दुर्गेश जी अपने विचार व्यक्त कीजिए। सर पहले सर मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। दुर्गेश पांडे नाम मेरा, पन्ना जिले के पवई तहसील में निवासी सर। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई थी सर, और मेरा पहले से टारगेट था कि मुझे स्टेट सर्विस में जाना है। तो इस दौरान जब मेरा स्कूलिंग की थी, तो मैंने डिसाइड किया कि इंदौर में एक ऐसा शहर है जहाँ PSC के हेडक्वार्टर भी है, और हमें एक ऐसा माहौल मिल पाएगा कि हम PSC के लिए एलिजिबल हो पाएंगे उसकी तैयारी के लिए। तो मैंने डिसाइड किया, घर वालों ने भी मुझे अनुमति दी इंदौर जाने के लिए।
यहाँ मेरा अलॉटमेंट लेटर आया, होलकर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की सर। मेरा पहले से लक्ष्य था कि मुझे स्टेट सर्विस में जाना है, तो मैं कॉलेज के टाइमिंग के साथ जो टाइम बचता था वो अपनी तैयारी में देता था। लेकिन हुआ ये कि कॉलेज का टाइम ऐसा हो गया था कि उसमें क्या था कि लाइब्रेरी भी थी और साथ में लैब वगैरह भी थी, तो लैब अटेंड करना, क्लासेस अटेंड करना, इस बीच वो टाइम नहीं हो पाता था और मेरा पूरा दिन चला जाता था सर। तो जो टाइम देना चाहिए स्टेट सर्विस की तैयारी के लिए मैं पूरा टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे टाइम देता हूँ, एक टाइम पे मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी। हुआ ये कि 2000 जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, तो कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे अब जॉब रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ी। कि एक परिस्थिति नहीं थी उस टाइम पे हम पढ़ पाते थे, लेकिन उस टाइम मुझे एक जॉब रिक्वायरमेंट थी। घर से ही प्रेशर, घर से उतना प्रेशर तो नहीं था लेकिन समाज से ज़्यादा प्रेशर था कि हम घर की परिस्थितियों को देखते हैं कि घर में क्या चल रहा है। तो मुझे खुद से लगता था कि मुझे कोई जॉब में जाना चाहिए, अब पीएससी का रास्ता थोड़ा कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। तो मैंने इस दौरान, चूँकि मेरी एज भी नहीं हुई थी उस टाइम पे, 2018 का पहला प्रीलिम्स था जो मैंने देखा था, लेकिन मेरी एज जो कि 21 साल चाहिए होती है सर पीएससी के लिए, तो मैं एज क्वालिफाई नहीं कर पाया था उस टाइम पे जो पीएससी की रिक्वायरमेंट होती है सर। 19 में मेरा पहला प्रीलिम्स था। तैयारी वैसी तो थी नहीं, क्योंकि अदर एग्जाम भी मैं लग गया था, व्यापम की जैसे कांस्टेबल होती है, जेल प्रहरी होती है, जो कि जॉब रिक्वायरमेंट थी। तो उस टाइम कसमकस चल रहा था कि पीएससी भी करना है, अदर जॉब रिक्वायरमेंट भी है। तो जब मैंने जेल प्रहरी की तैयारी की थी सर उस टाइम पे, तो मैं जेल प्रहरी को ऐसा पढ़ता था कि जो पीएससी से सिलेबस मैच करता है उस हिसाब से मैं इसको, तो जैसे मैंने जियोग्राफी स्टार्ट की मैंने, तो मैं ये नहीं कि कांस्टेबल या जेल प्रहरी के हिसाब से ही पढ़ रहा हूँ उसको, मैं उसका पूरा सेगमेंट लेके चलता था। अगर मान लो जेड धाराएं पढ़ रहा हूँ तो पूरी जेड धाराओं का क्या है रोल होता है, पूरा डिटेल से पढ़ता था सर मैं। तो इस टाइप से मैं अपने लक्ष्य को साथ में लेके चलता था। जेल प्रहरी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था सर, मेरे काफ़ी मार्क्स अच्छे थे, जो मुझे लग रहा था उस टाइम पे जो कट ऑफ चल रहा था यूट्यूब में कि 78 के अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जाएगा सर। मेरा कट ऑफ, मेरा फिजिकल हुआ, मैंने फिजिकल भी क्वालिफाई किया सर। और जो उसकी कंडीशन होती है 250 में फिजिकल क्वालिफाई करना होता है, मैंने 235 पे ही फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि अब ये है कि मुझे इसमें जॉब मिल जाएगी। मैंने अपने घर वालों को भी आश्वासित किया कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, इसके बाद मैं अपनी पीएससी की तैयारी को कंटिन्यू कर पाऊँगा। लेकिन हुआ ये कि मैं 0.2 मार्क्स से कट ऑफ से बाहर हो गया सर। उस टाइम पे मुझे बहुत ख़राब लगा, मुझे लगा कि अब मैं मतलब एक जेल प्रहरी भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, और इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद ये सपना भी जा रहा है, पीएससी भी साइड से जा रही है, और मैंने अपना फील्ड भी चेंज कर दिया तो ये भी साइड में गया। हुआ ये कि अगले बार 2020 का पीएससी प्रीलिम्स था, और जो 19 पे था वो मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था। तो उस टाइम भी मुझे असफलता लगी कि प्रीलिम्स भी नहीं निकला, यहाँ जेल प्रहरी का क्वालिफाई 0.2 की मार्क्स की वजह से बाहर हो गया था। हताश हुआ, मम्मी भी परेशान थी, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बालक को दुखी होना नहीं देखना चाहते हैं। तो मैंने जो अपनी असफलताओं का जो वो होता है ना कि घूंट पी जाना, उस टाइप से था कि दिल पर पत्थर रख के कि चलो आगे प्रयास करते हैं, कुछ आगे भी ट्राई करते हैं। क्योंकि बहुत ये असफलता सर मुझे बहुत नज़दीक से लगी हुई थी। जब असफलता बहुत नज़दीक से लगती है तो चोट गहरी होती है। मैंने ठाना ठीक है ये पोस्ट मेरे लिए नहीं थी, मैंने आगे प्रिपरेशन की, और 2020 में भी मैंने प्रीलिम्स दिया सर। उसमें भी अब चूँकि 17 क्वेश्चन सीसेट क्रेडिट होना और पीएससी में 20 में एकदम से पैटर्न चेंज कर देना जीएस का भी, वहाँ भी मैं कट ऑफ में को लेकर असमंजस में था कि होगा कि नहीं होगा। तैयारी भी मेरी इस डोलम डोल में चल रही थी, पीएससी की भी मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी। मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरी कंप्लीट हो गई थी सर उस टाइम पे 20 में। तो अब ये था कि प्रीलिम्स तो निकल जाए, तो क्योंकि प्रीलिम्स एक बैरियर है मेंस लिखने के लिए, तो क्या किया जाए, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। अब प्रीलिम्स में मुझे उस टाइम पे पता चला कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस भी, मेरा इंटेंशन नहीं था स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जाने का सर, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन भी यही था, क्योंकि एक जॉब रिक्वायरमेंट साथ में चल रही है और एक साइड आपका पीएससी का सपना चल रहा है साथ में सर। तो हमने कहा चलो पीएससी का जो स्टेट सर्विस वाला होता है सीसेट, उसको भी काउंट करके देखते हैं, साथ फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स निकल रहा हो। मैंने देखा वो मेरे दोनों नंबर काउंट हो गए, जीएस के प्लस सीसेट के, काफ़ी अच्छे मार्क्स हो रहे थे। तो एक और आशा जागी कि चलो स्टेट सर्विस में अपन एलिजिबल हो रहे हैं। दिल्ली में यूट्यूब में कट ऑफ दिखता है स्टेट सर्विस के, जितने भी, एक भोपाल एकेडमी है, अपने यहाँ की वेदांत एकेडमी थी, यहाँ से मैंने कट ऑफ देखना स्टार्ट किया। थोड़ा इसमें खुशी हुई, चलो हो सकता है। इस दौरान मैंने कई रेंजरों से भी बात की, क्योंकि अब जिस फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं उसके लिए आपका पूरा एक खाका तैयार होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, करते क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस भी गनीमत से पहली बार चेंज हुआ था 20 में ही। तो मैं उस टाइम पे तैयारी करता रहा, मैंने कहा जब रिजल्ट नहीं आता तब तक अपनी स्थिति क्लियर नहीं होगी। 15 जनवरी 2021 या 2022 को ही रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का। उस टाइम मेरा हुआ कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया है, और मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि उस टाइम पे पीएससी ने डिसाइड कर रखा था कि हम 24 अप्रैल को पेपर लेंगे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस का। दोनों एक साथ आ गए थे, एक महीने के। जी सर। तो उस टाइम भी ये था कि अब तैयारी इतनी कम समय में कैसे कर पाएँ। तो एक होता है कि सर मंजिल में आँखों में अरमान लिया,
मंजिल को अपना ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। मैंने ठान लिया था सर कि ये निकालना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी यही था और एक अपॉर्चुनिटी भी यही थी मेरे लिए। एक स्टेट सर्विस का जो मेरा सपना था पहुंचने का, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरी थी। साथ में ये था कि सर इस टाइम पे कांस्टेबल का भी पेपर हुआ था। मैंने उस टाइम पे, अब चूँकि जॉब रिकॉर्ड में तो अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है, मेरे घर की परिस्थिति और मेरी परिस्थिति भी चेंज नहीं हुई है सर, क्योंकि सफलता भी हाथ में लगी नहीं है। तो मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भी भरा, मैंने कांस्टेबल का पेपर दिया, उसमें 84 मार्क्स थे सर मेरे। उसके बाद ये हुआ था कि सर 24 जुलाई की फॉरेस्ट मेंस का पेपर होना था, और ये मेरा फिजिकल था सर 13 जून को सागर में। साथ में सर एनटीपीसी का मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, इसके 2 लेवल होते हैं सर, एक प्रीलिम्स होता है फिर उसका मेंस भी होता है। तो एनटीपीसी का मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देने जा रहा था। तो 15, 17, 18, 19 कुछ के नागपुर में मेरा मेंस था एनटीपीसी का, और 21 जून को अपना प्रीलिम्स था 2021 का। ये सब चीज़ें साथ में चल रही थी सर। मेरा फिजिकल 13 जून को, 15, 16, 17 जून को मेरा मेंस एनटीपीसी का, और साथ में 21 जून को प्रीलिम्स। इसके अलावा 24 जुलाई को मेरा फॉरेस्ट मेंस सर। ये सब चीज़ें साथ में चल रही थी। बहुत असमंजस था, जॉब रिक्वायरमेंट हाई लेवल पे थी कि चाहिए ही चाहिए। तो इन चीज़ों को मिलाना, 4 घंटे ग्राउंड में देना, क्योंकि फिजिकल ऐसे निकलता नहीं है कांस्टेबल का सर, क्योंकि आप कभी भी कितनी भी महारत हासिल की हो किसी भी चीज़ में, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो ग्राउंड पे भी टाइम देना, एनटीपीसी के लिए मेंस के भी टाइम देना, फॉरेस्ट सर्विस को भी देखना, क्योंकि नया सिलेबस है पूरा। तो इन सब चीज़ों की भी मैंने एक चीज़ अच्छी थी मेरी कि मैंने इसमें से एक चीज़ चुन ली थी कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो अच्छी चीज़ है फॉरेस्ट रेंजर है, या फॉरेस्ट सर्विस में जाना मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, और ये मेरी आगे की पढ़ाई के लिए या मेरे आगे के जो लक्ष्य हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हुआ भी यही सर कि मैंने ये भी ठाना था साथ में कि मेंस में इतने अच्छे मार्क्स लाना है कि इंटरव्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़े। और ईश्वर की कृपा थी सर कि मेंस में अच्छे मार्क्स थे, जो इंटरव्यू को उतना इंटरव्यू प्रभावित नहीं किया मेरे मार्क्स को लेकर, और आखिर में कि मेरा चयन हुआ। तो इसको कंसाइज में करना चाहूंगा, तो आपकी असफलता ही आपकी मोटिवेट बन गई, बिल्कुल मोटिवेशन बन गया। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने ये मजबूरी वाली शुरू किया था। जी जी सर, लेकिन लगातार असफलताओं के बाद आपने जो ऑप्शन पिक किया, जी जी, तो वो आपका असफलताओं का जो एक अनुभव था ना, वो आपके लिए नया मोटिवेशन बन के आया इस सर्विस से। मतलब इसका जो पूरी आपकी टॉक का मुझे कंक्लूजन समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दुर्गेश जी बढ़िया, और कुछ बताइए इसमें, और अगर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें। ये है कि बरसों तक वन में घूम घूम, विघ्न बाधाओं को चूम चूम, पांडव निकल आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखे आगे क्या होता है। इस प्रकार की पंक्तियों को मैं अपने जीवन में उतारता था कि आखिर कब तक ये संघर्ष चलेगा, एक न एक दिन हमारा भी सौभाग्य एक दिन आगे निकल कर आएगा, और वो उक्ति चरितार्थ हुई है। एक से साथ में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हार गए तो चिंता क्यों, हार गए तो चिंता क्यों, इनको इतना गिनता क्यों कि यहाँ हार हुई वहाँ हार हुई, हार गए तो चिंता क्यों, इनको इतना गिनता क्यों, सिर्फ एक जीत से इन सिक्कों का बचते रह जाना तय है, और दिन का आना भी तय है और रात का ढल जाना भी तय है। वाह पांडे जी, बहुत शानदार। निश्चित ही आपका भी एक जो जर्नी में एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है कि असफलताओं के बाद आपने उसको ही मोटिवेशन बना लिया और एक नए एग्जाम की ओर मुड़ गए। तो जो लोग लगातार है, हालांकि एक बहुत आम पॉइंट है कि सभी की ज़िंदगी में असफलताएं आती हैं, तो ऐसा भी एक कोई ऑप्शन अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए कि जिसको आप पूरी शिद्दत से साथ कर सकते हैं, तो एक बार अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। चलिए, एक बहुत अच्छा रहा कि आज हमने 5 हमारे शुरू के मेंटर्स हैं, तो इनके एक विभिन्न अनुभव से मुझे लगता है कि बहुत आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये सभी की ज़िंदगी की आम समस्याएँ हैं। चलिए, अब इसके बाद अपन अरुण उपाध्याय जी से ही कुछ उनका विशेष है, उनका भी एक विशेष अनुभव है, क्योंकि हमारे पास आज जितने मेंटर्स हैं सबके ज़िंदगी के रास्ते अलग अलग थे। तो एक हमारा बड़ा सौभाग्य है कि एक मंच पे सभी के अनुभव हमें एक साथ मिल पा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से भी प्रेरित हो रहे हैं और आप लोग भी प्रेरित हो रहे हो, तो बढ़िया है। अरुण उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं और ये विशेषकर यूपीएससी के स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब जो वही होता है कि एक सिक्योरिटी चाहिए होती लाइफ की, क्योंकि आप बहुत टाइम तक नहीं रोक सकते कि एक एग्ज़ाम को लेके ही करें। उन्होंने यूपीएससी में काफ़ी प्रयास किए और काफ़ी करीब तक भी पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एमपीपीएससी को भी उसके साथ मैनेज किया। तो उपाध्याय जी कुछ बताइए कि कैसे मैनेज करें अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बड़ा वर्ग है जो करता है, तो कैसे मैनेज करें एमपीपीएससी एग्जाम्स को। पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पास बुलाने के लिए और अवसर देने के लिए। मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए ही स्टार्ट किया था, प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। 2019 से मैंने शुरू किया था, तो 2019 का मैंने मेंस लिखा, फिर 21 का मेंस लिखने का मौका मिला और उनमें मुझे असफलताएं ही प्राप्त हुई। तो लगता था कि क्या नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी सी दिक्कत आती थी। फिर एमपीपीएससी को मैंने टारगेट किया, तो 19 का इंटरव्यू कॉल आया मुझे, 20 एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू कॉल आया और फॉरेस्ट में फाइनली सिलेक्शन हुआ।
तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, क्योंकि जब कुछ अच्छा होना होता है तो समय लगता है। तो आप अपना पूरा टाइम लीजिए, दूसरों को मत देखिए कि बहुत जल्दी सफल हो गए, उनके पीछे भी एक बड़ी मेहनत है, वो आपको दिख नहीं पा रही है। तो आप भी अपना पूरा टाइम लीजिए, अपना पूरा सिलेबस रखिए, अपनी पूरी स्टैंडर्ड्स बुक रखिए, और आपके जो भी मेंटर हो अच्छे मेंटर सेलेक्ट करिए। आपकी कोई कोचिंग हो, आपको कोई यूट्यूब चैनल हो, जो भी हो, आप अपने बेसिक्स को पूरा क्लियर करिए। आप अपना एक बार अपना बेस बना लेंगे तो आप उसके ऊपर फिर किसी भी एग्ज़ाम के बेस पे आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। तो और अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखिए। ऐसा नहीं कि आप एक एग्ज़ाम के लिए भाग गए, हो सकता है आपका संयोग अच्छा ना हो तो वहाँ आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि सफलता में सिर्फ मेहनत, मुझे नहीं लगती कि सिर्फ मेहनत बस का योगदान होता है, उसमें आपका अच्छा संयोग भी होना चाहिए। आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो ईजिली भी आप पा सकते हैं, नहीं चल रहा है आप बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो आप चारों तरफ देखते रहिए। आप यूपीएससी दे रहे हैं, आपने एक बेस बना लिया, आप एमपीपीएससी आइए, 2 से 3 महीने में आप एमपीपीएससी में भी अच्छा कर पाएंगे। आप फॉरेस्ट सर्विस दे रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस भी दीजिए। छोटे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उनको भी दीजिए। एग्ज़ाम्स ही हैं, सबके नेचर लगभग एक हैं, तो आप टारगेट करते रहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच पे चलिए। ये नहीं कि आपको सीधी एक दीवार चाहिए और आप खड़ा कर देंगे, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। एक ईंट रखते रहिए, आपकी सफलता धीरे धीरे, अपवाद होते हैं, बिल्कुल जनरल यही है। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच पे चलिए, आप अपने को इम्प्रूव करते रहिए। एक दिन एग्ज़ाम के पीछे आप मत भागिए, एग्ज़ाम आपके पास आ जाएंगे जब आप उसके योग्य हो जाएंगे, और एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। और अपने आप को इस पूरी एग्ज़ाम के दौरान सामान्य रखिए, बहुत आदर्श बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कितना भी सफल इंसान हो, होता वो इंसान ही है, हमें सिर्फ उसका सफल पोर्शन दिखता है, परंतु वो जनरल लाइफ में आपके जैसा ही है। तो बहुत आदर्श मत बनिए, अपने आप को सफल रखिए, सामान्य रखिए, और अपनी प्राथमिकताएं डिसाइड करिए कि आपकी प्राथमिकताएं, अगर जो गोल्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कीजिए और उस पर लगे रहिए। और ध्यान रखिए कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो आपके अगल बगल बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनसे इफेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और आप तक सफलताएं निश्चित आएंगी सर। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहूँगा आपका बहुत बहुत सर। उपाध्याय जी, चलिए आपको भी शुभकामनाएं। आप यस सर। मूल लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े थे। यस सर। और सभी के लिए है, केवल उपाध्याय जी के लिए नहीं, क्योंकि सभी के मूल लक्ष्य पहले एक अपर लक्ष्य ही होता है अगर देखा जाए। लेकिन ठीक है, एक सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रवि यादव जी के पास चलेंगे, क्योंकि उनका भी कुछ एक विशेष अनुभव है। मैंने बोला ना, इस मंच में सबसे खासियत यही है ना कि सभी हमारे जो रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं, उन सबकी ज़िंदगी में कुछ अलग है, और यही इस सेशन को बड़ा खास बना रहा है हमारे, क्योंकि यही डाइवर्सिफाई है। चलिए, तो रवि यादव जी, पहली बात तो आप सबसे कम उम्र के रेंजर हैं, 2020 बैच हैं। एक तो सभी बड़े भाई लोग आपके साथ में हैं, तो पहला तो सभी का स्नेह मिलता रहा है, क्योंकि छोटों को जनरली सभी का मतलब मिलता है प्रेम। लेकिन आपने बड़े जल्दी इस रेंजर पद को पाया है, और दूसरा ये प्रथम प्रयास ही था आपका, तैयारी का भी प्रथम ही प्रयास था, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप देखा जाए तो एक प्रकार से प्रथम प्रयास ही था। तो आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स 12th के साथ आते हैं किसी कॉलेज में, 12th के बाद आते हैं, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देना चाहें कि भाई इतने कम उम्र में आपने सफलता पा ली है, क्योंकि अब आपके पास एक बहुत लंबी लाइफ है जहाँ पर आप और कुछ बेहतर बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो आप थोड़ा दीजिए रवि जी। सर, मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा सर। वर्ष 2017 में मेरा 12th हुआ था, और उसके बाद सर मैंने अपनी कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले सर मैंने कोचिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा मेरे जीवन में। मैंने हर एक स्टेज पर कोचिंग की है, अपनी टीचरों का मुझे समय मिला है, उन्होंने मुझे गाइड किया है बहुत। सर मेरा कॉलेज मैंने प्राइवेट ही लिया था, मैंने नॉर्मल बीएससी किया है, जिसमें सर मैंने अपने कॉलेज के साथ ही अपने जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैंने सबसे पहले उनको पढ़ा था, जिससे मेरा प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो सके। साथ ही सर शुरुआत में मेरा लक्ष्य सिविल सर्विसेज ही था, लेकिन उसके बाद 2020 में जब इसका वैकेंसीज आई तो उस दौरान मैंने स्विच किया। इसके साथ ही सर जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे सर एमपी हुआ, कंप्यूटर हुआ, या प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग हुए, तो ये सर मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा से पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुका था मैं, जिससे मेरे प्रथम प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुआ। यदि सर मैं अपनी मुख्य परीक्षा की बताना चाहूँगा,
तो प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद ही मैंने साइंस का रिजल्ट नहीं आया था, और उससे पहले मैंने साइंस के जो टॉपिक थे उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। स्पेशली सर चूँकि सर मैं एक बीएससी है, तो फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल जैसे आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत टफ रहते हैं। मैं भी सर 4 क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। हमारे टॉपर ने ही बोला था, सीटी के जो हमने सेशन दिया था मैंने बोला था हमारे चारों क्वेश्चन गलत थे। जी सर। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, नहीं। अगर टफ आता सबके लिए टफ है वो। लेकिन सर उसकी बजाय मैंने अपनी एमपी पे फोकस बहुत अधिक रखा था, एक एमपी और दूसरा करंट अफेयर पे। मैं अपनी प्राइमरी परीक्षा से लगभग 2 साल पहले से करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ रहा था। अपने जब लास्ट ईयर था, जब मुझे लगा था कि नेक्स्ट अटैम्प्ट मुझे 2020 वाले 21 में देना है, तो मैंने उसी के साथ ही करंट अफेयर को डेली क्लास लेता था, साथ में जो मैगजीन आती हैं उनको भी पढ़ता था। तो उनका एक मुख्य योगदान रहा मेंस की परीक्षा में मेरा, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर रहता है सर खंड आ आता है, जिसमें एमपी, करंट अफेयर और कंप्यूटर रहता है। उसमें लगभग मेरे साथ 34 से 35 क्वेश्चन सही हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ ही सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो बेसिक एनसीईआरटी ही पढ़ी है, लेकिन सर बायोलॉजी के लिए मैंने कुछ नीट की क्लासेस ली थी, क्योंकि जैसे बताया सर न्यूमेरिकल से हम पीछे हो जाते हैं हमारे जितेंद्र भाई जो इनसे, तो वहाँ पे सर मैंने विशेष मेहनत की थी, कुछ नीट की क्लासेस ली थी, जिसमें से कुछ स्पेशल टॉपिक रहते हैं जहाँ सर क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे सर पिटका संश्लेषण हुआ, श्वसन हुआ या प्रजनन तंत्र हुआ, डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। चूँकि और सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स और जो केमिस्ट्री है तो वो काफ़ी ठीक रहा था। तो मतलब आपका जो मतलब जो पहले दुर्गेश जी ने भी बताया, उपाध्याय जी ने भी बताया कि भले वो बहुत आपका पहला अटेम्प्ट दिख रहा हो, बहुत कम उम्र में दिख रहा हो, लेकिन भाई उसकी तैयारी 3 साल पहले से तैयारी शुरू थी। तो कहने का ये मतलब हो गया कि कोई भी जर्नी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, और ख़ासतौर से सिविल सर्विस के लिए आपको समय लगता है। अच्छा है, मतलब हमें रवि जी से ये प्रेरणा मिलती है कि बहुत जल्दी अगर आप शुरू कर दोगे तो बहुत कम उम्र में सफलता मिल जाएगी। और लोगों को ये लगता है कि भाई वो इतने कम उम्र में, लेकिन नहीं, बाकायदा उनका 3 साल का पूरा प्रिपरेशन था, उनके टीचर्स का बहुत सहयोग था जो उनको लगातार हर स्टेप पे, मैंने बोला ना आपकी ज़िंदगी में कोच होना चाहिए। अब आप कोच आपका भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फिर कोई कोचिंग भी हो सकती है, और सब टीचर की भूमिका में होते हैं। अब जो भी बन जाए आपकी ज़िंदगी में टीचर, क्योंकि सभी के अनुभव अलग है। इस सेशन का मेन लक्ष्य है कि हमारा अलग अलग ज़िंदगी में जो आप सभी जो आप बस मतलब हम लोग बस नहीं, आप लोगों की ज़िंदगी में भी अलग अलग पड़ाव आते हैं, कि कोई बहुत कम उम्र पे है, कोई बहुत सबसे ज़्यादा उम्र में है। क्योंकि अब ज़्यादा उम्र में कौन आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग काम पहले से कर रखे हैं, कहीं किसी ने जॉब भी कर रखा है। तो ठीक है, जर्नी है, लक्ष्य एक है, लेकिन जर्नी वहाँ तक पहुँचने की अलग अलग है सभी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब पराग जैन जी से पास आएंगे। इनका बता दूं ये हाईएस्ट मार्क्स है हमारे इस सेशन में जो आए हैं, इनके करीब 88% या बोले 90% इंटरव्यू में। तो ये बड़ा मोटिवेशन वाला विषय है कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार इंटरव्यू में कैसे मार्क्स लाएं, तो हमारे साथ एक पराग जैन जी हैं। एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इतने नंबर कैसे लाएं, तो वो अपना अनुभव बताएं। क्योंकि 90% सिविल सर्विस में अगर मिल रहे हैं तो नो डाउट जो सामने वाले टीचर्स थे या जो भी आयोग के मेंबर थे वो बड़ा प्रेरित रहे होंगे इनकी पर्सनालिटी को लेके। क्योंकि जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं जनरली वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नॉलेज तो देखो आपके पास है, मेंस निकाल के आए हुए हो। तो पराग जी बताइए, आप ये बड़ा गजब का आपका 90% लाने का कुछ फॉर्मूला बताइए और बच्चे भी ला पाए। अपन कंपटीशन बढ़ा रहे हैं मार्केट में अगर देखा जाए 90% लाने की ट्रिक बताइए कुछ। लोग मैंने खुद ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि पढ़ के तो सभी आए, मेंस अगर निकाला हुआ है तो नॉलेज सबके पास इक्वल है, लेकिन लोग इतना डरे हुए रहते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन की लेके। मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कैसे होगा, लाइफ में पहली बार इंटरव्यू देने आया हूँ। लेकिन मैं वो था कि मेरे अंदर फियर नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर फियर, कोई मेरी जॉब लगी थी, मेरे इससे पहले कोई जॉब नहीं थी, और मैं भी 6 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2017 के बाद से, तो मुझे भी जॉब की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं डरूंगा तो मेरे मार्क्स और कटने हैं, क्योंकि सामने वाला तो पकड़ ही लेंगे ना, वो इतने सीनियर हैं, उनने इतने इंटरव्यू लिए हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जैसे वहाँ 4 पैनल थे, तो एक दूसरे पैनल में एक और भैया का इंटरव्यू था। वो इतने डरे थे कि वो भगवान का नाम लिए जा रहे थे 10-15 मिनट से लगातार, क्योंकि मैं सामने से देख रहा था। तो लोग अपने मार्क्स खुद कटवा लेते हैं उस वजह से, क्योंकि वो अंदर जाएंगे तो उनके जो माइंड है वो कुछ और चल रहा होगा, सर कुछ क्वेश्चन और पूछ रहे होंगे, तो कंसंट्रेशन से सुनेंगे नहीं। बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे हिसाब से, जब मैं मॉक दे रहा था
लोगों को पता बहुत कुछ होता है, अप्लाई नहीं कर पाते उसको अपने ऊपर। जैसे मेरे को, जैसे मैं स्टार्टिंग में मॉक दिया 1-2, तो मेरे साथ था कि मैं किसी क्वेश्चन के आंसर बहुत लंबे लंबे दे रहा था। अब मुझे फीडबैक में बोला कि आपको इतने लंबे आंसर नहीं देने हैं, लेकिन मैं फिर भी अप्लाई नहीं कर पाया। फिर मैं यहाँ दीपश्री एकेडमी में आया था मॉक देने। मुझे अच्छे से याद है, मेरा उस दिन का आखिरी इंटरव्यू था, तो सब लोग चले गए थे, तो सेवाकांत सर मेरे साथ ही बैठे थे बगल वाले रूम में। तो मैंने सर से पूछा, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आंसर छोटे कैसे करूँ। तो सर ने बताया कि मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो तुम्हें उसका आंसर इस तरीके से देना चाहिए था। तब मुझे समझ में आया कि उसको अप्लाई कैसे करना है। मतलब एक अनुभवी मेंटर होने के सबसे बड़ा आपको उन्होंने एक शॉर्ट आंसर देना उन्होंने आपने डिस्कस किया है ना। मैंने बोला ना, एक मेंटर की भूमिका रहती है। हाँ सर, मैं बिल्कुल सहमत हूं। पॉइंट जो आपको मैं कंसाइज करना चाहूंगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि उसमें आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया तो आप क्वेश्चन नहीं सुन पाते हो। सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है ना, अपना माइंड सेट, क्योंकि वो घबराया हुआ है। तो पहला ये कि बिल्कुल शांत मन से जाए। दूसरा, इंटरव्यू में एक मेंटर आपको गाइड पर्सनल करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि मैंने अपने मेन इंटरव्यू में उसको सीधा सीधा अप्लाई किया और मेरे ऊपर पूरा वर्क किया है वो सब चीज़। दूसरा ये है कि जो आपका डेफ होता है, सब अपने अपने चीज़ें भरते हैं। ऑनेस्टली जो अपने लाइफ में जो हो वो उसको भर दो, जैसे जो हॉबी हो वो डाल दो, क्योंकि उसमें हमेशा तुम अच्छा फील करोगे कंफर्ट बताने में कि कुछ तो आता ही होगा ना, इतने करते हैं। हाँ, आजकल की आदत होती है भाई अपने डेफ दिखा, उसी को देख के अपन भर लेते हैं। ऐसी मतलब हॉबी डाल देते, फिर उसको ही डिफेंड नहीं कर पाते वहाँ जाके, क्योंकि वो तो उन्हें समझ में आ जाता है ना कि ऐसी हॉबी तो किसी की सुनी ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल ऑनेस्टली हर चीज़ डालो उसको। और फिर एक और चीज़ मैंने जो मॉक के दौरान सीखी थी कि आंसर बहुत छोटे छोटे रखना है, बहुत बड़े बड़े नहीं रखना है। जैसे हमें पता बहुत होता है, जैसे कि मैं निवाड़ी जिले से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई नया जिला बना है, कुछ मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि निवाड़ी जिला नया बना है तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हुए। मुझे तो उसके बारे में 20 पता थे, लेकिन मैंने बताया 2 ही मैंने उन्हें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें और जानने की इच्छा होगी तो मुझसे और पूछ लेंगे, लेकिन मैं क्यों सबसे पहले जाके बता दूं उनको। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें सारी चीज़ों के आंसर पता होते हैं, बस वो तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, किसी को कुछ आता है। हम क्या अनावश्यक सब बताते रहते हैं, फिर बोर हो जाते हैं वो लोग। तीसरा पॉइंट ये है इनका, मतलब बताऊंगा मैं पराग जी का, कि आप पहले शॉर्ट आंसर दीजिए। अगर सामने वाले को पूछना ही होगा तो आप पहले ही से अपना पूरा ज्ञान का दरवाजा ना खोल दें, केवल उतना बताएं जितना वो सामने सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता हुआ है उसके बारे में। चौथी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर इंसान का डेफ में अगर वो ऑनेस्टली भरता है तो उसके स्ट्रॉन्ग एरिया तो होंगे, क्योंकि वो वही डाल रहा है। मेरे साथ ये था कि मेरा हिस्ट्री का जो पोर्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, और दूसरा मैं जो फॉरेस्ट्री को टेक्निकल पढ़ के गया था उसमें कुछ सेक्शन ऐसे मैंने प्रिपेयर कर लिए थे कि ये तो मतलब इसके आसपास कुछ आएगा तो मैं ज़रूरी बताऊंगा। और मैंने एक चीज़ जो मॉक के दौरान सीखी वो मैंने अप्लाई वहाँ की। मैं कहीं भी कुछ भी पढ़ता था, मैं उसको उसी एंड पे लाने की कोशिश करता था जो मुझे आता है। मतलब 5वां पॉइंट जो हम लोग भी स्टूडेंट को समझाते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले को आप अपने दायरे में ले आओ। आप उनको ओपन मत करो, क्योंकि वो ओपन करेंगे तो आपके क्या इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मतलब एक पराग जी का ये भी है कि अपना इंटरव्यू ऐसा लें और या उन्हीं शब्दों का चयन करें, उन लाइनों का चयन करें कि ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ के बीच में रहे। पूरा कहने का मतलब कंक्लूजन यही है इसका। तो मैंने यही किया कि मैं हर जगह अगर उनने कोई एग्जाम्पल पूछा भी तो भी मैं वही बताता था जो मुझे आता है, क्योंकि मैंने उनको 2-3 बार वही चीज़ बोल दी तो उन लोग ने वही चीज़ पकड़ ली। फिर वो पूरा इंटरव्यू मेरे उसी दौरान चला और मैंने उनको इतने अच्छा आंसर दिए कि मुझे इंटरव्यू में उन्होंने 3 बार मेरी तारीफ़ की थी कि इतना बढ़िया आंसर दिया है तुमने। तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो लग गया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि 44 मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आइडिया था कि नंबर अच्छे मिलेंगे जितने भी मिले। शर्मा सर का बोर्ड था मेरा। हाँ, तो ओवरऑल मेरे को इंटरव्यू में यही लगा कि हर चीज़ जब बोल रहे हो तो ये याद रखना कि मुझे क्या आता है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो, फिर क्यों उसी को ही नहीं बता पाते हैं लोग। मॉक में भी ऐसे लोग होते हैं, पहले बोल देते हैं, फिर वो फर्दर उसी पे क्वेश्चन आता है, फिर चुप हो आगे सॉरी बोल देते हैं। तो वो उस चीज़ को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, रिवर्स हो रहे हो आप अपनी बात से अगर वापस जा रहे हो तो ये आपकी क्या होता है, पर्सनालिटी कमजोर होने का सूचक होता है। पहली चीज़ आप बता दें, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से, शांत दिमाग से और थोड़ा धीमे आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करेंगे तो पक्का बिगड़ेगा। मतलब जवान और दिमाग का संतुलन नहीं खोना चाहिए अंत तक। वो आपके कंट्रोल में रहेगा तो निश्चित तौर पर इंटरव्यू में आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। पराग जी और कोई पॉइंट ऐड करेंगे? एक और चीज़ सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं। बहुत सारे लोग, उस दिन भी मैंने देखा था कि कुछ लोग ऐसे आए थे कि उनकी दाढ़ी इतनी दिख रही थी कि 2 दिन पहले बनवाई हुई हो। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पर्सनालिटी नहीं शो करती है, क्योंकि तुम्हारा पहले ही इंप्रेशन बिगड़ जाता है।
तो अच्छे से लुक रखना चाहिए और बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी तो फिर सर लोग बता ही देते हैं। लोग आप अपने यूट्यूब और फेसबुक के क्लिप बचा के रखें, वहाँ एक अधिकारी मैनर में ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ना। चलिए, मेरे ख्याल से पराग जी का भी बड़ा गजब का अनुभव है और मेरे ख्याल से काफ़ी कंपटीशन बढ़ाएगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट उन्होंने बताए हैं ना, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब आगे मैं सचिन डोडवी जी के पास चलूँगा। तो हाँ, इनका भी एक बड़ा विशेष अनुभव है सचिन जी का, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है ना जो केवल एक एग्ज़ाम को लेके ही फोकस रहे। मतलब अभी जैसे आपने बहुत सारे मेंटर्स बोले कि हमारा प्लान भी होता है, हमें पैरेलल एग्जाम्स देना चाहिए, सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन हमारे बीच में एक अनोखी पर्सनालिटी सचिन जी भी हैं। एक अलग विचारधारा है कि अगर आप एक एग्ज़ाम को रह के भी फोकस्ड रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है। मैंने बोला ना, सभी के जीवन के अलग अलग जर्नी है उस लक्ष्य तक पहुंचने की। तो एक सचिन जी का भी बड़ा अच्छा अनुभव है। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत फोकस्ड रहते हैं तो उनको लगता है कि हमें नहीं चाहिए प्लान बी, लेकिन इस प्लान बी ना होने के पीछे एक बड़ी रीजन है कि अगर आपके पास कुछ अच्छी परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ जिनकी जनरली अच्छी होती हैं, इसको वो आगे बढ़ाते हैं जनरली। जो मैंने देखा कि एक एग्ज़ाम को लेकर वो अगले 5 साल तक, हमारे एक मित्र हैं, अब नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि काफ़ी बड़े पद पर हैं, वो करीब 7-8 साल तक उसी पे लगे रहे, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी सॉलिड थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक जनरली पॉइंट सचिन जी का जो है एक उनके लिए लागू होता है, लेकिन वो भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लेके आगे बढ़ा है, तो ज़रूर उनका कुछ विशेष अनुभव रहा होगा। सचिन जी बताइए नए स्टूडेंट्स को। सर, मेरा नाम सचिन डोडवे है। मैं हाल जिले के आदिवासी क्षेत्र से निवासी हूँ, मतलब निमाड़ क्षेत्र का निवासी हूँ, जो कि आप जानते हो कि काफ़ी गरीबी से मतलब हुआ। तो मैं उस गाँव का मतलब पहला स्टूडेंट हूँ जिसने मतलब कॉलेज कंप्लीट किया है यहाँ के इंदौर से, मतलब SCSIT झिकरी बलवारी करके गांव है, गंधवानी तहसील में। मतलब आप अपने गांव से पहले ग्रेजुएट? हाँ सर, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है सर, तो उसमें काफ़ी लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो मैं गाँव का पहला स्टूडेंट हूँ जो मतलब यहाँ तक आया। तो 10वीं 12वीं के बाद मेरा भी समाज के प्रति जो इंजीनियरिंग का प्रेशर था कि इंजीनियरिंग कर लो तो बहुत स्कोप है, ये करके मैंने GSITS में एडमिशन लिया था। लेकिन सेकेंड ईयर आते आते लग गया था मुझे कि मेरा शायद इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। वो समाज के प्रेशर में आके मैंने दबाव में एडमिशन ले लिया था। पर थर्ड ईयर में आते हुए मेरे एक भैया हैं जो रेंजर के पद पर चयनित हैं। आपको भी एक सही हाँ, तो उनके साथ मेरा मिलना हुआ और ये बड़गोंदा लाइब्रेरी सर नर्सरी है, वहाँ पे मैंने विजिट किया था सर, फॉरेस्ट नर्सरी। तो वहाँ उनके बारे में, काम के बारे में मैंने सर देखा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो उससे मेरे अंदर से इच्छा हुई, आत्मसंतुष्टि होती है जो कि इस फील्ड में जाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वहाँ से थर्ड ईयर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि सर मैं ये इस फील्ड में जाऊँगा और यही करूँगा। तो वहाँ से मेरा फोकस हो गया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ूंगा, ग्रेजुएशन जैसे जो भी हो, हाँ फॉरेस्ट सर्विस का करना है। तो उसके बाद मेरे भैया से लगातार संपर्क में रहा और उनसे जुड़ा रहा और उनके गाइडेंस में प्री और मेंस क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरे नंबर कम थे मेंस में थोड़े कम थे, लेकिन उसके बाद सर मैं कुलदीप सर से मिलना हुआ, जो कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, तो उन्होंने मेरे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। तो इनको हमेशा मुझ पे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा सचिन, तुम्हारा हो जाएगा सचिन। तो इंटरव्यू गाइडेंस में इनकी बहुत सारी क्लासें इन्होंने करवाई थी अरेंज, इंटरव्यू प्रोग्राम मॉक भी करवाए, 2 मॉक इन्होंने स्पेशल मेरे लिए 2 मॉक करवाया था, एक ही होता जनरली करवाया था, पर इनको मैंने बोल दिया था कि सर करना है। तो वहाँ से मुझे सर ये इनके गाइडेंस से ही ये सफल था। चलिए, सचिन जी का भी एक बहुत विशेष अनुभव है कि वो एक एग्जाम को फोकस्ड रहे और अंत में चूंकि बहुत नए थे। जब नए आप होते हो ना तो आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, और क्या होता है कुछ जो मैच्योरिटी वाला, जैसे अपने सचिन जी हैं तो उन्होंने ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम पहले फेस कर लिए हैं, इतने सारे इंटरव्यूज़ में आप जा चुके हो और इंजीनियरिंग के बाद भी इतने जॉब में अप्लाई कर चुके हो, तो पर्सनालिटी अपने आप डेवलप। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इंटरव्यू जो है ना पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, और पर्सनालिटी आपकी अगर बहुत नई एज में हो ना तो आपको मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आप मैच्योर नहीं होते हो जवाबों के प्रति। और वही जो फिर पराग जी ने बताया है कि आपकी घबराहट होगी, आप अंदर जाओगे तो उसके कारण वो सब बिगाड़ ही जाता है। और पर्सनालिटी टेस्ट में अगर उन्होंने आपकी वीक पर्सनालिटी भांप ली तो आपका, मैं कह रहा हूँ, कितना ही सॉलिड बैकग्राउंड हो, कितना भी सॉलिड उनके सामने आपका पड़ा होगा बायोडेटा ना, वो नंबर नहीं देंगे आपको। ये मेरे साथ हैं कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे चयनित थे, उनको 100 पार भी नहीं कराते वो लोग, लेकिन उन लोगों के मेंस में इतने मार्क्स रहते हैं कि वहाँ निकल जाते, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको वहाँ नंबर नहीं मिलते। मेरे पास है, मेरे कुछ पुराने मित्र हैं जो 10-10 साल पुराने हैं, सिविल सर्विस में ही अच्छे मित्र हैं।
तो मेरी ख्याल से अपन का आज जो सेशन हुआ है, सभी लोगों की हमने अलग अलग अनुभव ज़िंदगी के देखे, और जैसा कि हमने शुरू में कमेंट किया था कि हमारा बड़ा डाइवर्सिफाई सेशन होने वाला है, और मेरे ख्याल से थोड़ा मजाक मस्ती वाला विषय मैंने किया, लेकिन वो भी जनरली ज़रूरी है क्योंकि वो भी आपकी ज़िंदगी से होकर गुजरता है। अब कहने के तरीके अलग होते हैं, मैं हो सकता है बड़ा सीरियस बन के बैठ जाता आपके सामने, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये चूँकि हमारा एक सेशन ऐसा है कि जो आपको मोटिवेशन के लिए है, तो पक्के तौर पे आप लोग मोटिवेट हुए हैं। बस लास्ट में अब एक एक पॉइंट हम लोगों के प्रोग्राम्स को लेके हम लोग आप लोगों से जानना चाहेंगे। कुलदीप जी का भी विशेष योगदान रहा है कि इंदौर में उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से मैनेज किया, क्योंकि उनका नया सेटअप था, नए उनके पास भी चैलेंजेस, जैसे आप लोगों के पास एक नए चैलेंजेस थे। तो एक तो कुलदीप जी अपने साइड से एक क्वेश्चन पूछेंगे सभी से, और फिर एक हम लोग अपने किफ़ायती शिक्षा मिशन जो हम लोग चला रहे हैं एमपी में, अगर फ्यूचर में आप लोग भी कोई जुड़ना चाहें, जैसे कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रज्ञा जी आप ही की बैचमेट, उन्होंने सहयोग किया कि हम उस मिशन को थोड़ा सक्सेसफुली लागू कर पाए। मतलब जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारी क्या क्रांति, क्रांति मतलब बदलाव, और बदलाव मतलब ये है कि उसको एक रेंज में लाना। कुलदीप जी ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। तो कुलदीप जी पहले आप स्टूडेंट से, आपके अब स्टूडेंट से, क्योंकि आपने डायरेक्ट ही मार्गदर्शन दिया है, और फिर हम लोग अपने प्रोग्राम के बारे में आपकी राय और आपके सुझाव लेंगे कि हम लोग फ्यूचर में और क्या ऐड ऑन कर दें, है ना। तो कुलदीप जी पहले। फॉरेस्ट का सभी लोगों ने बताया, सभी लोग प्रिपरेशन भी कर रहे थे। एग्जैक्ट मैंने भी एग्ज़ाम दी थी, और कोइंसिडेंस ये हुआ कि जो आयोग ने 17 क्वेश्चन डिलीट किए थे, उसमें एक क्वेश्चन का शिकार मैं भी था, और उसी एक क्वेश्चन से मैं फेल हुआ था, जो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाया था। मेरे साथ में मेरे सीनियर लोग भी, मैं भी फॉरेस्ट में हूँ तो मेरे सीनियर भी, मेरे सर लोगों ने कहा कि कुलदीप एक एग्ज़ाम रुकने पर हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम के लिए बने और अपने प्रयास लगातार जारी रखें। मेरे बोलते ना कि लाइफ में मेंटर होना चाहिए, सभी होना चाहिए। मेरे मेंटर के तौर पे एक मेरे जीजा जी है, जो धर्मेंद्र सिंह जी राठौर है, वो भी फॉरेस्ट विभाग में रेंजर है। एक अरविंद चौहान सर है रेंजर, जो मेरे लिए आइडियल है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कुलदीप हो सकता है आप इसमें नहीं बने, प्रयास जारी रखें, आपको डेस्टिनी किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। बाद में मेरी जब ऐसे ही मैंने एक रोज़ बैठा था, मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था। सर से मेरी नॉर्मली बातचीत होती रहती थी, और सर से भी मुलाकात हुई तो केवल 2020 में जो फॉरेस्ट का कुछ कंटेंट डालने के कारण एक बार व्हाट्सएप पे कॉल किया था सर ने, और सर ही बात कर रहे थे, और मैंने पूछा कि मुझे विक्रम सर से बात करना, तो बोले कि ठीक है हम करवा देंगे, हम स्टाफ वाले हैं करवा देंगे। फिर सेकंड टाइम बात हुई तो सर ने कहा कि अच्छा आप वही कुलदीप हैं जो मैं कंटेंट डाला करते हैं। मैंने कहा जी सर, जी सर। सर से एक बार बात हुई, दूसरी बार बात हुई, मेरे सर भी मेरे को बता रहे थे। मैंने कहा हो सकता है कि अपनी डेस्टिनी बनने के लिए नहीं, बनाने के लिए बने। फिर सर ने जो सहयोग किया, फिर मैं आया इंटरव्यू केस में, और एक टेलीग्राम का मैसेज था, उसमें 2 लोगों के रिस्पॉन्स थे, एक अनिल लोवंसी और दूसरा आशीष जी विजयवार, जो बैतूल में इस बेस है जिन्होंने टॉप किया। इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई। सबसे फर्स्ट टाइम मैंने एक मैसेज डाला कि यदि किसी को फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं यहाँ पर आपको अवेलेबल रहूँगा, आप मुझसे संपर्क करें। पहली क्लास थी सर, 7 लोग आए थे। फिर इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं क्लास और भी बढ़ानी चाहिए, तो इसी बीच में आशुतोष ओझा सर, एक अभिषेक खरे सर जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ GST, उन्होंने क्लास ली। सेकंड क्लास में 7 से 23 बच्चे हो गए, थर्ड क्लास ली तो 23 से 35 लोग हो गए, और धीरे धीरे कनेक्टिविटी ऐसे बढ़ती गई। फिर हमें भी लगने लगा कि नहीं यार अपन सहयोगी करें। आप सही डायरेक्शन में, इसलिए भीड़ बढ़ती है, तो वो जी सेकंड क्लास के बाद कोई बचता ही नहीं है, मेरा जी। हो गया। और फिर जिस रोज सर रिजल्ट आया तो इंटरव्यू चल ही रहा था, मेरी 29 तारीख को बात हुई थी सचिंद्र तोमर से। मैंने आशीष जी का इंटरव्यू 28 या 29 को ही था। उस दिन मैं उनसे भी मिला और सब लोगों से कनेक्टिविटी, और फिर सर अपन तो क्या है कि नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं तो सब लोगों से पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं, और मेरी अभी भी सभी लोगों से डायरेक्टली बातचीत होती है, और कुछ भी होता है तो अपन ये करते हैं। मैंने 29 को ही सचिंद्र को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि सचिन आप ACF बनोगे? बोले कैसे बन जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आपका ACF डन है, 2nd या 3rd रैंक आपकी लग रही है। इसी के बीच में अंकित कुमार जैन जो फॉरेस्ट विभाग में ही है जी, तो उन्हें जैसे भी बाहर आए हमने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, आप बनी गई। सचिन जैसे बोल रहा है, सचिन को भी हमने कहा किसी भी हाल में सचिन आप बने बनाए हैं। यहाँ तक कि इनके रिलेटिव के पास में भैया है, उनके पास में बैठा हुआ था कुक्षी में, रिजल्ट आने के 8 दिन पहले उनको भी हम यही बोल के आए थे। पांडे जी से तो हम जब मिलते हैं तब हम खुद मोटिवेट होते रहते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कहे या फिर इनका बात करने की शैली कहे,
हमेशा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता ही मिलता रहता है। तो वहीं से जर्नी शुरू हुई और इस बार इतना अच्छा रिजल्ट रहा कि मुझे खुद लगा कि हो सकता है कि अपन ने जिस और प्रयास किया बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। और इस बीच में हमने सीमित संसाधनों में जो सर का सहयोग मिला, सर के सहयोग से जो धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ती गई, आप लोगों का जो विश्वास बढ़ता गया और फिर उसी में प्रयासरत थे। और बोलते ना कि आप लोगों का जिस तरीके से आज का सेशन चला उसमें जो हमने देखा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता शोर मचाए तो उसकी गूंज दूर दूर तक हो। और इसी में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज आप जिस सफलता के मुकाम पर बैठे हैं कि जीवन में हर व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जैसे जैसे एज होते जाती है उसका, और उस व्यक्ति को जन्म लेने के बाद हमेशा जाना जाता है तो पिता के नाम से जाना जाता है। वही हर जगह हम बोलते हैं हम उनके बेटे हैं, वो हमारे पिताजी। अब धीरे धीरे आपने जो मुकाम पाया है, आपने वो मुकाम पाया है कि अब अपने पिताजी को आपके नाम से जाना जाएगा कि हम उनके वो हमारा बेटा है, आज वो इस पोस्ट पे सिलेक्टेड है। और हर माता पिता यही चाहता है कि पैसे तो जीवन में वो हमें शुरू से ही देते आ रहे हैं, लेकिन आपने जो उन्हें दिया है वो पैसों में नहीं दिया जा सकता, वो इमोशंस ऐसे होंगे। और जिस दिन मैं रिजल्ट देख रहा था और रिजल्ट देखते देखते जैसे मैं लिस्ट देखते जा रहा था, हर तीसरा चौथा नाम अपना जाना पहचाना, क्योंकि अपन सभी से पर्सनली कनेक्टेड थे। उस दिन आज के सेशन में कुछ हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। मैं ऐसी परिस्थितियां जैसे पांडे जी की परिस्थितियां कुछ रही, रवि यादव जी की कुछ रही, उपाध्याय जी की कुछ रही, वर्मा जी की कुछ रही, बोहरे जी हुए, दुबे जी हुए, सचिंद्र तोमर हुए, सचिन डोडो हुए, पराग जी, हमारे बीच में कुछ नहीं है। कुछ गर्ल्स, एक पायल शर्मा, दूसरा पूजा बघेल, तीसरा मनीषा मुकाती, इन लोगों से भी जब भी मिलना होगा और उनको जब आप सुनेंगे तो मैं आप स्पेशली कहूँ कि जो गर्ल्स प्रिपरेशन करते हैं उनको एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा। और हर इन तीनों ने अलग अलग परिस्थितियों में रह के अलग अलग प्रिपरेशन की और कैसे परिस्थितियों को फेस किया और उसके बाद सफलता पाई। तो हमेशा आप लोगों ने जो चीज़ सफलता पाई है, आपने, आपका, आपके परिवार का, और जब हम सक्सेस होते हैं तो साथ साथ में जब सफलता होती ना तो सभी लोग अपने से रिश्तेदारियां निकालने लगते हैं, गांव वाले भी निकालने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे गांव का है, और आज आपने वो मुकाम पाया है। तो आप इसी प्रकार से जीवन में और आगे बढ़ते रहें। जिस जगह रहेंगे उस जगह आप अपना नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और हर माता पिता यही चाहता है कि हमारा बेटा एक दिन इस लेवल पे जाए कि उसको देखने के बाद में कोई भी बोले कि अरे यार वो तो फिर वो अधिकारी है, वो साहब है। और फिर जब माता पिता सोचते हैं कि अरे यार वो अधिकारी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन है तो हमारा बेटा ही। तो ये जो चीज़ें आपने दी है वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। और इसी प्रकार से आपको सुन के आने वाली जो जनरेशन है वो भी मोटिवेट होती रहेगी और उन्हें भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। धन्यवाद। सचिन जी, एक आज बहुत ही मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा सेशन था हमारा, जहां एक ही मंच पे इतने सारे मेंटर्स आए थे। तो अब ये अंतिम प्रश्न है जो हमें आगे सुधार करने के लिए भी प्रेरित करेगा अपना, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोग्राम दुनिया में ऐसा नहीं होता, आप भी कोई भी प्रोग्राम करें या कुछ भी करें 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती, गलतियाँ होती हैं। तो अभी क्या है कि अलग अलग आप लोग हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से इस तक पहुँचे। तो मैं VS एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी किफ़ायती शिक्षा मिशन से आप कैसे लाभान्वित हुए या कैसे प्रेरित हैं, या आगे कोई आपका सुझाव हो हमारे VS एजुकेशन के बारे में तो कृपया 2 मिनट में आप देने का कष्ट करें। सर, VS एजुकेशन की तरफ से जो सबसे पहले प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, इंदौर में चलाई गई थी, तो वो मुझे काफ़ी सही लगी, क्योंकि उसमें एक तो जो टेस्ट पेपर जो सेट करने वाले जो टीचर्स थे वो अलग अलग फील्ड के जो कोचिंग्स के डायरेक्टर्स हैं, और उनने सभी ने काफ़ी कहना चाहिए एक जो क्रक्स होता है, लगभग जितनी जगह हम जाएंगे, जितनी बुक्स में देखेंगे, तो वो जो प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स थे। उसके अलावा सर जो अभी रिसेंट जो फॉरेस्ट्री के लिए जो एक क्लास चलाई है प्लस नोट्स, वो सर काफ़ी मतलब अच्छा है। और क्षेत्रों बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जी, क्योंकि सर जनरली क्या है कि फॉरेस्ट्री में जो हिंदी माध्यम के जो छात्र आ रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है, कोई ऐसा कंटेंट, एक सिंगल सोर्स उपलब्ध नहीं है। और क्योंकि क्या होता है कि जनरली लोग सिविल की भी साथ में ही तैयारी करते हैं और इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है कि हाँ कहाँ से पढ़ें, तो एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो कवर हो सकती हैं
तो वो एक जो प्रयास किया गया है VS एजुकेशन की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो वर्षों में जब अभी रिजल्ट आएगा ये 21 का और 22 का, तो इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2019 में भी जो अभी रिजल्ट आने वाला है सिविल सर्विसेज का भी, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहेंगे सर। वो हमारा सबसे बड़ा प्रयास। जी सर। और सर साथ ही मैं कुलदीप सर का भी सर धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सर जब हम साक्षात्कार के लिए जा रहे थे तो हम लोगों का जैसे कोई बैकग्राउंड नहीं है फॉरेस्ट्री का, तो हम जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों ने इंजीनियरिंग ही कर रखी है, तो फॉरेस्ट्री हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो सबसे पहला डाउट तो यही था कि इंटरव्यू में पूछने क्या वाले हैं, क्या फॉरेस्ट्री से पूछेंगे, तो हमको कुछ बेसिक्स भी नहीं पता था। तो सर ने जैसे जो क्लासेस का सर ने बताया, क्लासेस ली थी, तो उसमें जैसे टाइगर सेंसस हो गया या कुछ डिपार्टमेंट की जो इंटरनल वर्किंग हो गई कि इस पोस्ट पे क्या क्या आपके पास शक्तियाँ होती हैं, आप क्या क्या आप कर सकते हैं वहाँ पे जाके, तो वो एक सर बहुत अच्छा गाइडेंस रहा। इसके अलावा सर वो खरे सर से जो इंटरव्यू गाइडेंस जब हुआ था तब सर खुद आए थे, तो मेरे मॉक के बाद भी सर ने मुझे थोड़ा गाइड किया, तो सर उनका भी सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर। चलिए सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो पॉइंट है हमें बहुत मोटिवेट करता है हमारी टीम को। हम लोग इसी प्रयास को आगे जारी रखेंगे। चलिए तो सेकंड मतलब आपके वर्मा जी अपनी राय देंगे। हमारे VS प्रोग्राम जो चलते हैं बहुत किफ़ायती प्रोग्राम है और उसमें बहुत सहयोगी जो लोग हमसे जुड़ते हैं, तो आप अपनी राय दीजिए। सर सबसे पहले तो VS एजुकेशन को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाने के लिए। सर सबसे अहम योगदान तो है अफोर्डेबिलिटी, जहाँ सर ऐसे जैसे मैं सर खुद SC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर लोगों के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है सर। जी सर, जी सर, फाइनेंशियल लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, साथ ही साथ सर अवेयरनेस नहीं है, ना तो सर सिविल सर्विसेज की अवेयरनेस है और ना ही फॉरेस्ट सर्विसेज की अवेयरनेस है। वहीं VS एजुकेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है सर लोगों को कलेक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, ताकि वो अपना सिविल सर्विसेज की तरफ ही योगदान दे सकें। सर तो सबसे पहले तो ये इनके लिए धन्यवाद सर VS एजुकेशन को। वहीं सर ने दीपश्री एकेडमी द्वारा सर कुलदीप सर द्वारा सर इन्होंने सर जो फॉरेस्ट के वीडियोस बनाए सर, जैसे सचिन ने मेंशन किया टाइगर सेंसस और भी क्या पढ़ना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सर। जी सर, तो उन्होंने सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि क्या एक प्रिसाइज होकर क्या पढ़ के जाना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कुलदीप सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी सर। और ये आशा करते हैं सर VS एजुकेशन और अच्छा होगा। और सर मैं अपने एंड से आश्वस्त करता हूँ कि अगर मैं VS एजुकेशन के लिए कुछ कर पा रहा हूँ तो सर ये मेरा सौभाग्य होगा सर। आप आदेशित करें जब भी मौका मिले सर। मतलब हमें तो चाहिए, हम लोग को सहयोगी मॉडल पे ही आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग मिल गया तो वो क्रांति हमारी जल्दी आ जाएगी। जो हम 10 साल में लाएंगे वो हो सकता है 2 साल में आए। हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है, अधिकारी लोग पढ़ाना शुरू कर चुके हैं हमारे मंचों पे। तो पड़ियल वर्मा जी हम लोग जारी रखेंगे। और आपके भी जो अगर कुछ ऐसे परिचित हैं जो नहीं है, संसाधन नहीं थे, जिनके पास संसाधन वो चले जाए। हमारा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं भाई, मैं किसी कोचिंग के लिए खराब नहीं बोल रहा। जिनके पास संसाधन वो चले जाएं, और जो संसाधन विहीन हालांकि सबसे बड़े SC ST वर्ग में, लेकिन जनरल और OBC वर्ग में भी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे हैं। तो हम लोग बिल्कुल उसके लिए खड़े हुए हैं। बस इसको अनाउंस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास भी सीमित संसाधन है। तो हम लोग जो कर पाएंगे, अगर संसाधन बढ़ेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि हम इसको भी बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य, और चूंकि ये मेरी खुद की दिमाग की उपज है पूरी की पूरी, तो मैं तो इस पर अड़ा रहूंगा बिल्कुल अंत टाइम तक, जब तक मेरी क्षमता है। अपने क्षेत्र में आप लोगों का विशेष होना चाहिए, जो है वर्ग के, किसी भी वर्ग के हो। मेरा तो ये देखिए, हमारे प्रोग्राम में हमने कभी कोई वर्ग जोड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर जिसके पास आर्थिक कमियां हैं तो वैसे भी उसके पास संसाधन है ही नहीं, पहली बात तो है। तो सभी को लेकर चलते हैं, लेकिन विशेषकर SC और ST कम्युनिटी में एक जागरूकता की बहुत कमी है, और रीज़न वही है आर्थिक संसाधनों की कमी। क्योंकि जागरूकता तब आएगी ना जब आपको कुछ उसके अलावा सोचने का टाइम मिले। अगर आपकी पहली ज़रूरत ही पेट है और भूख है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि और चीज़ें आपके दिमाग में कभी आ सकती हैं। शिक्षा, वो है एजुकेशन सर। हम लोग लगे हैं और आप लोगों का आपका सहयोग लगेगा वर्मा जी, निश्चित तौर पे सर। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं और रवि जी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में है, तो जिन नए बच्चों के लिए। अच्छा, बोहरी जी फिर आएंगे अपने कुलदीप जी के। ठीक है, आप बोल दीजिए, अब कोई दिक्कत, सभी लोग। जब मैं इंटरव्यू क्लासेस लेने के लिए सर के पास आया था, तो उस समय सर मैं काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि नया एज था, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और इंटरव्यू पहली बार ही दे रहा था मैं। तो सर ने मुझे शुरुआत में ही कहा था
काफ़ी अच्छा स्कोर था कि तुम्हें बस सिर्फ बिगाड़ना नहीं है इंटरव्यू। तो उसका सर ने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया। मेरे इंटरव्यू से एक दिन पहले भी सर ने जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 27 मेरा 28 को था, तो 26 को 27 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बताया कि साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तुम्हें क्या क्या थोड़ा पढ़ के जाना है, तो उसका भी मिला। और इसके अलावा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन भी सर मुझे मिले, मैसेज आया सर का, और जब मेरा इंटरव्यू से बाहर आया तब भी सर मुझे मिले। तो कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इवन अभी भी फिजिकल के लिए भी मुझे जो भी चीज़ें हैं गाइड करते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसी डिपार्टमेंट से काफ़ी मदद मिलती जी है, जी मतलब हमारे जो बीएस एजुकेशन के सहयोगी प्रोग्राम है वो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में उन्होंने मदद की। जी सर, इसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया है सर, जिसमें मुझे जो कुछ गलतियां थी मेरी, तो उनसे ही मुझे सीखने को मिला। मुझे क्या जो मैं कर रहा था मॉक के दौरान, तो सर ने मुझे बताया था कि ये नहीं करना है आपको, तो बहुत मदद मिली सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रवि जी, शुभकामनाएं, आप आगे इसी तरह बढ़ें। और अब बोहरी जी को, कुलदीप बोहरी जी। कुलदीप जी, फिर वीएस एजुकेशन के प्रोग्राम से आपका क्या, आप प्रभावित हैं या आप क्या प्रेरित हैं या क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर कुछ अपग्रेडेशन आपके दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा एक डिस्कशन किया था, तो अगर कुछ सुझाव हों, क्या बदलाव किया जाए, और मतलब बदलाव ना बोले, कुछ एड ऑन क्या किया जाए इस प्रोग्राम से? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मुझे वीएस एजुकेशन के बारे में आफ्टर कोविड पता चला था 2021 में, और तब मैंने जब ये देखा था कि एक सिविल सर्विस के क्षेत्र में बोला जाता है कि काफ़ी कॉस्टली पढ़ाई है, क्योंकि लोग रूरल एरिया से चल के सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, काफ़ी खर्चा रहता है। तो ऐसे में जब मैंने ये इनिशिएटिव आपके बारे में सुना था कि आप को पैकेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में बच्चों के साथ आंसर राइटिंग जैसे प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी एक अफोर्डेबल है। और वही जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं कि हमारा इंडिया का जो लक्ष्य है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इस इनिशिएटिव में मैं यही बोलूँगा कि ना केवल आप बल्कि हम सब मिलके भी आपका सहयोग करेंगे सर। और ये जो बहुत धन्यवाद पहले से कि भैया आपको आ रहे हैं, हम लोगों के लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, और सर दूसरा सर मैं इस फॉरेस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। इस एग्ज़ाम में सर ये कोई सिंगल लेयर एग्ज़ाम नहीं है, ये 3 लेयर एग्ज़ाम है। तो जहाँ जब प्रीलिम्स मेंस के बाद जब मैं इंटरव्यू की बात आती है, तो मैं वाकई में बहुत परेशान था कि मतलब ये फॉरेस्ट्री है। सिविल का तो आइडिया था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी मैं सिविल के मॉक्स दे चुका था, तो इस बार मुझे लग रहा था कि किस तरीके का रहेगा। तो मैं सर से मिला था, एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप पास हुआ था कि आज यहाँ चलना है, तो हम 1-2 दोस्त थे, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब सर से मिला मैं पर्सनली, तो सर ने बताया इस तरीके से रहेगा प्रोग्राम। मैंने अटेंड भी किया और वो मुझे इतना अच्छा प्रोग्राम लगा। उसके बाद मैंने सर से बोल दिया था, सर अब मुझे नहीं लगता मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत भी महसूस होगी। और सर ने काफ़ी हेल्प भी की थ्रू आउट पूरा इंटरव्यू तक। मैंने काफ़ी परेशान भी किया सर को, कॉल लगा के, सर ये क्या है, RDF क्या है सर, ये क्या है। इंटरेस्ट भी था इसमें। हाँ, बड़े वो हर पर्सन से बिल्कुल व्यक्तिगत समझ रहे, व्यक्तिगत टाइप्स उन्होंने डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा है ना, फुल शिद्दत के साथ उन्होंने किया है इसका। और बाकी सर ने भी मोटिवेशन किया, सर हम भी सर को मोटिवेट करते हैं। सर आपको भी सर एक बार आपको बिल्कुल रेंजर ऐसे बनाएंगे सर, क्या दिक्कत है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वो जिस चीज़ से उनके दिमाग में वो है कि वो 1 मार्क्स से बाहर हुए थे, तो अच्छा है। 1 मार्क्स से फेल होने के मैंने सोचा कि अब बिल्कुल इसी तरीके से करें। तो अभी इस बार भी अभी आप लोग तो दे रहे सर, अभी यहाँ पर जितने बैठे हैं ये तो ऐसे बन चुके हैं, लेकिन इनमें से भी बच्चों में से भी 5 से 6 लोग अभी बनेंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं। चलिए, तो अब दुर्गेश जी आप सर, मैं आपको सर रिकमेंडेशन सर मेरी ये रहेगी सर कि जो सर एक प्रैक्टिस के लिए सर, जैसे हम लोग बाकायदा मेंस टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, उसके साथ जैसे फॉरेस्ट की सर मेंस के लिए, जैसे स्पेशली फॉरेस्ट की बात करूं सर मैं, तो फॉरेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज़ सर अभी काफ़ी पूरे ऑल ओवर MP में सर इतनी एक अच्छी क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज़ रन नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सर मैं यही बोलूँगा कि सर हमें टेस्ट सीरीज़ पे अच्छा काम करना चाहिए। अगर हम इस फील्ड में काम करते हैं तो सर मैं बोल सकता हूँ सर, आने वाले कुछ टाइम में VS एजुकेशन दीपश्री एकेडमी का काफ़ी नाम हो जाएगा सर। चलिए, बहुत कुलदीप
हालांकि टेस्ट सीरीज एक पूरी रन हुई 11 तारीख को ही अभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने इसका शुरू कर दिया। हाँ सर, तो मैं वही सर। अच्छा सौरभ देवी जी बताइए, बीएस एजुकेशन प्रोग्राम से आपको क्या लाभ हुआ या आप कैसे प्रभावित हैं, या कुछ एड ऑन राय आपकी हो अगर इसको? सबसे पहले मैं दीपश्री एकेडमी एंड बीएस एजुकेशन को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर आफ्टर मेंस की मतलब रिजल्ट आने के बाद जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय तक मैंने दीपश्री एकेडमी जो इंटरव्यू क्लासेस चल रही थी वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। जब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया तो कुलदीप सर एंड इनके सहयोगी एक सर और मेरे को मिले थे, नाम मैं अभी इसके शरद सर, हाँ, तो शरद उपाध्याय सर, तो सर चूँकि थोड़ा बिजी थे, सर ने बोला आप शरद सर के पास बैठ जाइए, वो लंच कर रहे थे और उन्होंने लंच करते हाँ शरद सर ने उस समय लंच करते करते समय मेरे से बातचीत करना स्टार्ट कर दिए कि और मतलब क्या तैयारी चल रही है। तो मैंने मतलब मेरे नॉर्मल से आंसर थे जो चूँकि मैं क्लास से अटेंड नहीं किया था, तो शरद सर ने मेरे पर्सनल गाइडेंस दिया। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि आप अभी इंटरव्यू थोड़ा 2-4 दिन का टाइम है, चूँकि इसी बीच मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए तो और मैं घर पे चला गया था, तो मेरा 19 तारीख को लौट के आया था, 7 दिन बचे हुए थे मेरे पास। तो शरद सर ने पर्सनल बोला कि आप एक काम करिए, शाम को 4 बजे पर्सनल आप मैं एक मेरे दोस्त हम दोनों लोग पर्सनल उन्होंने बुलाया था, तो हम दोनों आते थे, तो उन्होंने कुछ दिनों तक मुझे पर्सनल गाइडेंस दी। और उन्होंने जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही रहता है इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछा जाता है कि आप इंजीनियर हो तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करवाई, और जो कि कहीं ना कहीं वो मेरे से यही क्वेश्चन वहाँ पे पुट किया गया कि आप इंजीनियर हो, इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। तो चूँकि जैसा तैयारी उन्होंने करवाई थी आंसर बोला, वो लोग कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फाई भी हुए। तो इस तरह मैंने बीएस एजुकेशन एंड इसके इंटरव्यू ग्रुप ने मेरी बहुत सारी हेल्प की। जो हमारे बजट में होती है हम लोग करते हैं। जी सर, इस पर बोलना चाहूँगा कि मतलब एजुकेशन मतलब आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन है उसके लिए कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के लिए अच्छा रास्ता क्रिएट कर रही है, और जिसमें हम सभी जो हमारे सब दोस्त हैं आपका जितना सहयोग हो बिल्कुल करेंगे सर। मुझे मतलब बहुत बड़े स्तर पर सहयोग मिला, नो डाउट। मैं 5 साल जरूर लगा था, लेकिन इस बार मुझे जो सहयोग मिला है, पहले मैं भी बीच में डिमोटिवेट हो गया था, मैंने कहा मैं लगातार बढ़ता जा रहा हूँ, कोई सहयोग जुड़ क्यों नहीं रहा। लेकिन रीज़न ये था कि स्टूडेंट भी थोड़ा डिप्रेस था। जैसे अब आपके रिजल्ट्स आ गए तो आप लोग आ गए होंगे कि नहीं सर हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन गलती किसी की नहीं थी, समय की गलती थी। अब आप लोग निकले हैं, उम्मीद है सभी लोग धीरे धीरे निकलेंगे। चलिए दुर्गेश जी, आप भी राय दीजिए थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम्स के बारे में। दुर्गेश जी, हमारे वीएस एजुकेशन प्रोग्राम जो चलते हैं किफ़ायती हैं काफ़ी, हालांकि बार बार वही बोल रहा हूँ लेकिन बोलना ज़रूरी है लोगों को ज़्यादा पता चलना चाहिए, और उनसे कैसे आप लाभान्वित हैं या प्रभावित हैं, या क्या आपका कुछ आपको ऐसा लगता हो कि हमें कुछ ऐड ऑन कुछ छोड़ रहे हों, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं होता, समय के साथ ही सीखते हैं, हम लोगों ने भी सीखा है। तो कुछ राय दीजिए क्या। सीरियस होकर एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज वो कोई भी विद्यार्थी बीएस एजुकेशन से अछूता है। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने ये देखा भी है और मैं लोग पढ़ भी पा रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि जब प्रीलिम्स पास में आता है सर, जैसे ही प्रीलिम्स परीक्षा पास में आती है तो भटकाव बहुत होता है मार्केट में कि ये आ गया, लेकिन एक भटकाव से भी एक सुपीरियर चीज़ें जो निकल के आती हैं कि अब ये पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें बीएस एजुकेशन में मिल पाती हैं सर। और मैं बता दूँ आपके लिए सर कि मेरे टेलीग्राम चैनल में कई चैनल म्यूट पे हैं, केवल बीएस एजुकेशन और कुछ चैनल ही जो है अनम्यूट है, जिनका मुझे इंतजार होता है कि इसमें क्या डलने वाला है। क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है कि उसमें हम कोई ऐसी सामग्री न डालें कि जो डिस्ट्रैक्ट करे। हमारी कोशिश है कि वही दे, जैसे हम लोग कोई भड़काऊ खबर भी नहीं डालते कभी, हमारा एक पॉजिटिविटी से आप चले। बीच में कभी जरूरत पड़ जाती है, जब कभी विरोध प्रदर्शन के लिए तो बात अलग है, क्योंकि वो भी एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो हमारी हक की मांग रहती है, तो बीच में कभी 1 आध साल में रहा था, लेकिन ये आपका काफी बड़ा मोटिवेशन है। जी सर, मैं ये देखता हूँ सर कि कई बार कई फाइलें ट्रांसफर होती हैं तो मैं उसका रिसोर्स देखता हूँ, तो आखिर में रिसोर्स निकलता है वीएस एजुकेशन। ये मैं बता रहा हूँ सर, कोई अछूता नहीं है आज के टाइम पे। अब क्या है कि हम लोग सफल हो गए हैं तो सामने आ गए हैं, लेकिन बहुत से चेहरे इसके पीछे हैं कि जो सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं बीएस एजुकेशन को जरूर बीएस एजुकेशन से निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड होना जहाँ लोग भटकते हैं इस फील्ड में ऐसा है सर कि हमको लगता है कि हमको क्या अच्छा मिल जाए, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार हो चुका है बीएस एजुकेशन, और मैं उससे पर्सनली जुड़ा हूँ। तो इससे मैं बहुत पहले से जुड़ा था, पहले फेसबुक ग्रुप में जुड़ा था बीएस एजुकेशन में, उसके बाद फिर टेलीग्राम में जुड़ा हूँ,
और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। आप लोगों का भी सहयोग लगेगा। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा। आप जिस क्षेत्र पे जाए, हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि आप जिस क्षेत्र पे जाए, जी जी सर, वहाँ अगर ऐसा कोई आपको वंचित मिलता है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल बिल्कुल हमसे जुड़िए निसंकोच। भाई हमारा जो बजट होगा, हालांकि अब बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मानिए सितंबर से, तो सितंबर क्रांति शुरू ही होने वाली है यूट्यूब पे, जी जी, जो हम पहले अनाउंसमेंट कर भी चुके हैं, क्योंकि अब बहुत लोग आगे आ रहे हैं। हमारे पास अब इतने हैंड हो चुके हैं जो 5 साल से लगातार वेट कर रहे थे ना रिजल्ट का, कि हमने काम क्या किया। हमारी टीम भी क्या डिप्रेस हो रही थी कि यार हम लोग करते चले जा रहे हैं, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। लेकिन इस बार जो उभर के आया 2020 में बहुत बड़े स्तर पे, मतलब आपका फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस में बहुत अच्छा सहयोग उभर के आ रहा है। दुर्गेश जी, कोई राय एड ऑन कुछ अपने हमारे प्रोग्राम में क्या कर दें, क्या संपूर्ण मान रहे हैं? जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं किताबों को लेके और कई भी सब्जेक्टों को लेकर, कई जो विषयांतर करते हैं कि ये कंटेंट अच्छा है, ऐसे ही साथ में अगर कुछ लेक्चर प्रोवाइड हो पाएँ तो मुझे लगता है कि जो उन लेक्चरों को अप्रोच नहीं कर पाते, परचेस नहीं कर पाते हैं, काफ़ी हाई रेटेड होते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा ये, कि उनके लिए घर बैठे ऑनलाइन प्रोग्राम हो पाए। शुरुआत हो गई है फॉरेस्ट्री में, हमने मात्र 200 से 300 रुपए में, बिल्कुल मैंने देखा सर, 4 मिनट पूरी कंप्लीट कर दी। जी जी सर, और वो व्हाट टू द पॉइंट है, अगर कोई कर लेगा तो उसको मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कवरेज हो जाएगा। तो आपकी जो राय है ना, एड ऑन है, हालांकि अभी बहुत बेसिक स्तर पे हमने शुरू किया है, बाकी सहयोगी प्रोग्राम हमारे चलेंगे। कुलदीप जी भी बहुत अच्छे साइंस के टीचर हैं अपने आप में, तो वो उम्मीद है कि वो भी किफ़ायती प्रोग्राम। धन्यवाद करना चाहूँगा। इंटरव्यू के बाद में वर्कआउट होता है कि सर कौन है जो हमें अच्छा गाइडेंस है, क्योंकि फॉरेस्ट्री का अलग सेगमेंट है, सिविल सर्विस इससे हट के इसका इंटरव्यू चलता है। तो कुलदीप सर से मेरी मुलाकात ऐसी हुई सर, एक PDF ट्रांसफ़र हुई आपके ग्रुप में ही तो मैंने इनका देखा, काफ़ी प्रभावित हुआ सर उनकी PDF से। मैं एंटीलोप और डियर में इन्हें डिफरेंस करके एक PDF डाली थी, उसके बाद एक और PDF आई थी सर इनका सेंसस के लेकर, टाइगर सेंसस की, उसमें सर मेहनत दिख रही थी। एक होता है ना सर कि क्या है PDF में, उसमें मेहनत दिख रही थी कि काफ़ी डीप में मेहनत हुई है सर। तो मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने इनका उसमें कॉन्टैक्ट नंबर था, तो इनसे कॉन्टैक्ट किया, इनसे मुलाकात की और काफ़ी सहयोग रहा सर इनका भी। हमारा तो मंच है जी जी पहुँचाना, जी किसी भी तरीके से पहुँचे, हम नहीं सही और किसी के थ्रू भी आइए। चलिए बिल्कुल दुर्गेश जी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपने जो राय दी है और आपका सहयोग जहाँ लगेगा तो हम पक्का इस पर याद करेंगे। उपाध्याय जी, आप थोड़ा विशेष हैं क्योंकि आप विशुद्ध सिविल सर्विस वाले हैं, तो क्या है ना कि हमारा इसमें काफ़ी समय से चल रहा है। हम हालांकि इस बार UPSC में भी हम लोग कुछ ऐसी क्रांतिकारी टेस्ट सीरीज लाने का प्लान कर रहे हैं, जो तो अभी आपने PSC में देखा ना, उसमें क्या है बहुत महंगी टेस्ट सीरीज चल रही हैं UPSC में। नज़र तो है, बस हमें टीम मिल जाए, वो उसको अब मिल रही हैं, जब रिसोर्सेज आ रहे हैं तो पक्का हम उसमें करेंगे। आप बताइए UPSC। तो दोस्त के थ्रू मैं आपके चैनल से जुड़ा और मुझे चीज़ें मिलती जाती थी, मतलब हर चीज़ यहाँ है तो चीज़ें बहुत सारी ऑनलाइन, बहुत सारे कंटेंट हैं, कहीं भी जाएंगे आप एक टॉपिक डालेंगे आपको लगभग 100 कंटेंट मिल जाएंगे। परंतु जब आपके चैनल पे मैं आता था तो वहाँ पास मेंस की टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते थे और और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते थे, मैं उनको डाउनलोड करता और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेता था चुपचाप, और भटकाव की कोई ज़रूरत मुझे लगती नहीं थी। और जैसे आपने बोला कि UPSC में बहुत कॉस्टली है, तो बिल्कुल सर कि जब प्रीलिम्स क्रॉस करके हम मेंस की टेस्ट सीरीज़ लेने जाते हैं तो 32 से 40 हज़ार तक की टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ एक सोचना मुश्किल हो जाता है और ऐसा कुछ खास भी नहीं होता है। परंतु अगर आपने ये इनिशिएटिव ले लिया सर कि मतलब एक दो, क्योंकि आपका सर्कल, हाँ आपका सर्कल है ही और आपसे जुड़े ही हैं UPSC के बच्चे, तो वही कंटेंट प्रोवाइड करके अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया ना, UPSC के लिए एक रामबाण होगा और अपने बीच से भी लड़के सोचने लगेंगे कि वहाँ जाना, तैयारी करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब रूम पे ही चीज़ें मिलने लगेंगी तो बेशक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल सर, जैसे MPPSC में जो एक शिक्षा लाभ का जरिया बन गया था ना, उसको आपने एक सहयोग का जरिया बनाया और सहयोग जहाँ मिला तो सफलता लोगों के सामने आने लगी। तो बेशक सर UPSC में अगर कुछ भी होगा तो मैं जी भर के साथ आपके हूँ और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करें हम लोग, नई क्रांति UPSC के सेक्टर में लाएं सर। इसके लिए आपका और कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा साथ बने रहेगा सर, अच्छा करेंगे और आगे अपन से। बिल्कुल उपाध्याय, बिल्कुल हम पढ़ेंगे आगे। और हमारे और मेंबर्स हैं, अपने पराग जी हैं और सचिन जी बचे हैं। पराग जी, हमारे जो शिक्षा प्रोग्राम है, हमारे जो शिक्षा प्रोग्राम है किफ़ायती वाले,
निश्चित ही आप उससे लाभान्वित हुए होंगे, तो एक अगर लाभान्वित हुए हैं तो आपके क्या विचार हैं और क्या राय हैं या क्या सुझाव है, या हम इस चीज़ को जो चला रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा सोसाइटी में, थोड़ा विचार व्यक्त कीजिए। पहले तो मैं इंटरव्यू प्रोग्राम के थ्रू ही दीपश्री एकेडमी ऑफ विक्रम जो वीएस एजुकेशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो इंटरव्यू ही रहा है, और उसका फ़ायदा भी मैंने बताया है कि कैसे मैं यहाँ पर मौके पे आया, और मुझे उसका इन्फ्लुएंस भी, मतलब जो सर ने मुझे गाइडेंस दिया था उसका मुझे फ़ायदा हुआ है। फिर कुलदीप सर से जब मैं पहली बार मिला था तो सर से एक्सचेंज नंबर हुआ, सर ने मुझे कुछ PDF भी शेयर की थी जो टाइगर सेंसस वगैरह की है। और सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि सर मैं अभी शायद 3 या 4 दिन पहले ही आपने कुछ फेसबुक पे नोट्स अपलोड किए थे। तो अब जैसे कि मेरे जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने तो बहुत इंग्लिश में ही पढ़ा था, मुझे हिंदी मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेकिन सर जब आपने वो डाले तो मैं देखा कि हिंदी में इतना अच्छा मटेरियल था वो, कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि इस बार में हिंदी वाले लोग भी आगे आएंगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत ईजीली मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा था हिंदी में। तो ये आप लोगों का बहुत बढ़िया अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी मुझे लगता है कि सब लोग ने अपने सजेशन तो दे ही दिए, मैं उन लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं कि वो फॉलो करें, अब उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोग आप भी सहयोग करेंगे जब? बिल्कुल सर मैं बिल्कुल सहयोग करूँगा आपका सर, और ये तो मेरा अच्छी सौभाग्य रहेगा कि मैं किसी ऐसे लोग के लिए कुछ कर पाऊँ, उनके लिए कुछ और अच्छा कर पाऊँ जिससे वो भी आगे हैं। बाकी सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है पराग जी। अब सचिन जी आप बताइए, क्वेश्चन एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ, हालांकि बोर हो चुके हैं रिपीट करते होंगे लेकिन वही क्वेश्चन कि कैसे आप वीएस एजुकेशन के प्रोग्राम से लाभान्वित हैं या प्रभावित हैं, या क्या राय है हेड ऑन। अब मुझे भी रट गया है क्वेश्चन बोलते बोलते पहले से ही कमज़ोर है, हाँ, तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं वीएस एजुकेशन से डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा था, बस दीपश्री एकेडमी से जुड़ा हूँ, लेकिन अब मैं उन लोगों को जागरूक करूँगा, वहाँ के लोगों को बताऊँगा मेरी तरफ से कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम। हिंदी में वो PDF जारी कर दी है, हाँ तो सर, आप बिल्कुल उनको बोल सकते हाँ हैं। और क्लासेस भी ऐसा कि अगर कोई बहुत गरीब है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उनको दे देंगे फ्री। हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं है, बस हम लोग मिनिमम कॉस्ट इसलिए रखते हैं कि ताकि एक स्वाभिमान बना रहे, नहीं तो लोग क्या है उसको ये समझते हैं कि फ्री है तो इसकी वैल्यू है नहीं। तो आपके क्षेत्र चूंकि विशेष पिछड़ा क्षेत्र है जी सर, आप बिल्कुल हमसे बोलेंगे, हम आपको बिल्कुल पूरा दे देंगे प्रोवाइड, अगर आपके माध्यम से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हालांकि आप यहाँ भी आए तो हमारा ही मंच है एक प्रकार से, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस में मुझे उम्मीद थी कुलदीप जी से, मुझे लग रहा है कि बहुत खरे उतरे उसमें, और मुझे बड़ी खुशी है। इसलिए मैं हर जगह नहीं जाता हूँ, बहुत सिलेक्टेड जगह पहुंचा हूँ। आज कुलदीप जी ने बुलाया तो मैं आ गया, मेरे जबकि आज बहुत सारे काम थे वहाँ पर भोपाल में, लेकिन मैंने कहा चलो पहले कुलदीप जी के चलते, और फिर आप लोगों से मिलने का एक लगाव था, क्योंकि आप किसी भी तरीके से गुजरे अच्छा है। तो आपके हिसाब से हमारी शिक्षा क्रांति जो बदलाव के लिए बढ़ रही है वो काफ़ी कारगर हो रही है, काफ़ी सराहनीय सर, वो आगे और बहुत ज़्यादा आगे जाएगी मेरे लग रहा है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग आगे आएंगे सर। चलिए ठीक है सचिन जी, आप भी जब बिल्कुल अपने कार्यों से अलग हो जाएं, मतलब और भी आपकी जो मंजिलें हैं, तो आप जरूर सहयोग में हमें जुड़ेंगे। जी जी। चलिए सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत समय दिया, क्योंकि बहुत लंबा सेशन रहा है ये वाला। हालांकि इसको इतना लंबा करने का मूड नहीं था, लेकिन क्या इतना इंटरेस्टिंग था हम लोगों का कि हम लोग खो गए अपनी बातों में तो चलिए आगे हम लोग जारी रखेंगे, अभी बहुत सारे सेशन आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे टॉपर्स आने वाले हैं, और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे। हमारी सीरीज़ का उद्देश्य ही है कि डाइवर्सिफाई, जैसे आज हमारा सेशन था, ऐसी डाइवर्सिफाई जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी कुछ मदद कर पाएँ अपने इन प्रोग्राम्स के थ्रू। चलिए सभी का धन्यवाद, और आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही शिद्दत से जारी रखेंगे।